बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम में खुश आमदीद कहेंगे आपको। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और आज इस ट्रांसमिशन में हम सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज देंगे। आप जब मदद करने का सोचते हैं किसी के हवाले से भी, सबसे पहले आप देखिए कि आपके जो नियरेस्ट हैं, आपके वो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है, मोहल्लेदार भी हो सकते हैं, ज़रूर देखें। बिकॉज इस वक्त सबको महंगाई ने बड़ा परेशान किया, मुतासर किया है। सो प्लीज़ लुक अराउंड, किसको मदद की ज़रूरत है। वो फैमिलीज हो सकती हैं जिसमें ज़्यादा बच्चों का भी ख्याल आपको करना है। ज़रूर देखें, बहुत सारे लोग हैं जो बता नहीं पाते कि उनको मदद की ज़रूरत है, उनके क्या हालात चल रहे हैं, उनके घर के क्या हालात हैं, उनके बच्चों के क्या हालात हैं। तो आपने खुद ध्यान रखना है उन तमाम लोगों का, और उस तरह से मदद करें कि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूर ना हो। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। तस्वीरें लगाना और उसके साथ साथ उनको बता के कि हम यह सदका या खैरात कर रहे हैं, तो वो भी एक गलत बात है। मे बी अगली दफ़ा वो आपसे लेने से ज़रूर कतराएंगे। तो आज जो है इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हम इसी खूबसूरत सब बात से करेंगे कि किस तरह से आपने अपनों का ख्याल रखना। ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। खबर शुरू होती है महंगाई से। सोशल मीडिया पे बात करें, किसी महफिल में बैठे, प्रोग्राम में बैठ के बात हो रही हो, हर जगह पे बात हो रही होती है कि कितनी महंगाई हो गई है। तमाम लोग इससे गुजर रहे हैं मेरे ख्याल में शुएब। और कोई भी तबका, चाहे आप इस वक्त कहते हैं ना अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, ठीक है, उसके बाद लोअर क्लास है, मेरे ख्याल में सब ही इस महंगाई की लपेट में। लेकिन जब बात आती है आवाज़ उठाने की, बात करने की, तो हमने सोशल मीडिया पे कीबोर्ड वॉरियर्स तो बहुत ज़्यादा देखे हैं जो कि लिख रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। वो भी एक मीडियम है, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात है कि कम अज़ कम कहीं ना कहीं तो लिख रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब बाहर निकलने की बात आती है, अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करने की बात आती है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने की बात आती है कि आवाज़ उठाएं, बाहर निकलें और बताएं कि किस तरह से सफ़र कर रहे हैं लोग, तो वहाँ पर बहुत कम तादाद होती है लोगों। यानी रैली निकले सियासी तो लोग नज़र आएंगे आपको, जलसा हो तो लोग नज़र आएंगे आपको, कॉन्सर्ट हो तब भी लोग नज़र आएंगे आपको। लेकिन जब एहतजाज की बात हो, अपने हक पर आवाज़ उठाने की बात हो, तो फिर नज़र नहीं आते हमें लोग। कुछ ऐसा हुआ है, रमज़ान से पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था। ज़रताशा नियाज़ी साहिबा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा जी कॉल दी प्रोटेस्ट की कि लोग आए प्रेस क्लब के बाहर, नहीं आए लोग। ज़रताशा नियाज़ी आज साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रताशा, किस मीडियम पे आपने ये अनाउंस किया कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, इस वक्त इस मकाम पर प्रोटेस्ट होकर आएँ, हक आपका हक है, आप इस पर बात करें, महंगाई है, आवाम पिस रहे हैं, बात करनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि हमने लास्ट संडे को ये प्रोटेस्ट किया था प्रेस क्लब के बाहर, और हफ्ता पहले ही हमने कॉल दी थी, क्योंकि जिस तरह की इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है और जो हालात होते जा रहे हैं, और इस प्रोटेस्ट को करने का भी मकसद ये था कि एक तो बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं खुद इस्लामाबाद E11 में रहती हूँ, मेरे साथ ही एक स्लम कम्युनिटी है जहाँ से बहुत लोग मेरे पास आते जाते हैं, हम मिलते भी रहते हैं। तो लोगों की आपको नहीं पता हालत हो गई है, लोगों के पास कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, 2 वक्त की रोटी नहीं है, लोगों के बच्चे भूखे सो रहे हैं। और ऐसी भी ख़वातीन हैं जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, 5-5, 6-6 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, उनके भी बहुत बुरे हालात हैं। मतलब वो अपने बच्चों को एक वक्त का खाना भी नहीं मुयस्सर कर पा रहे। मतलब जिन लोगों के घरों में वो काम करने जा रही हैं, वहाँ से वो कुछ कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैं आपको बताऊँ प्रोटेस्ट की बात है, तो जब मैंने इसका अनाउंस किया, हमने हर जगह पे भेजी, हमने सिविल सोसाइटी को भी इसकी भेजी, हमारे पाकिस्तान में जो इदारे काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उनके सरबराहान को भी भेजी, हमने जितने भी एक्टिविस्ट थे उनको भी भेजी, हमने कम्युनिटी को भी मोबिलाइज किया, जो हमारे साथ स्लम एरियाज़ में जो लोग मुझे आके ज़्यादा बताते थे कि भाई जी अब बहुत मुश्किल हो रहा है, दिन ब दिन रोटी इतनी महंगी हो गई है। अगर आप देखें इस्लामाबाद में 30-40 रुपए की एक रोटी हो गई है। दिस इज़ समथिंग अप टू समथिंग कि आप क्या लें, आटे की प्राइस कहाँ से कहाँ जा रही है, अभी आप बात की है। और फिर अगर हुकूमत को इकदाम कर भी रही है, अगर आटा फ्री दे रही है, तो उसकी क्वालिटी इतनी लो है। जिन लोगों ने रिसीव किया उन्होंने हमें बताया कि वो लोग उस आटे के उसूल के लिए जाते हैं और जान से हाथ धो बैठते हैं, और जब वो घरों में भी लेके जा रहे हैं तो इस काबिल ही नहीं है कि वो पकाया जाए। तो मतलब हम कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ पे वो कर रहे हैं। सो ये वो पॉइंट्स थे जो उस प्रोटेस्ट को करने का मकसद था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि जब बाहर निकलना था, आवाज़ उठानी थी, आपको मैं क्या बताऊं कि हम 3-4 लोग वहाँ पे खड़े थे। अच्छा। और ये प्ले कार्ड्स हम लोग खुद बना के गए थे, हमने बड़े अच्छे वहाँ पे मैसेजेस लिखे कि भाई आप ये ख़त्म करें। उन्हीं दिनों में जो ये लॉलेसनेस की सिचुएशन थी पाकिस्तान में, जो लाहौर में जिस तरह का हो रहा था, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इतने वर्कर्स जो वायलेंट हो रहे थे, पुलिस के ऊपर तशद्दुद हो रहा था। लेकिन जब अवाम की बात थी, जहाँ पर उनको वो हमें लग रहा था कि ये सियासत में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अवाम जो पिस रही है उसकी कोई बात नहीं। 3 से 4 लोग थे, इससे ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं थे, और बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ मीडिया के लोगों का कि वो फिर भी रहे, उन्होंने खड़ा, उन्होंने सुना
ना कि अच्छा चलो एक दो लोग हैं, चलो उनकी बात भी सुन लेते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट एट दैट पॉइंट कि भाई चलो कोई तो था हमारे साथ। दोबारा जब आप उन लोगों के पास गई, उनसे दोबारा बात हुई जो कि आपके पास आया करते थे और पूछा करते थे, कहा करते थे कि महंगाई बहुत ज्यादा होगी, जिनके लिए आपने ये प्रोटेस्ट की, जी क्या उनके ख्यालात थे? देखिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। मैं जब उनके पास दोबारा गई, जो लोग हर टाइम मैंने उनको कहा था कि मेरे लिए ये था कि मैं तुम लोगों के लिए निकली थी, और जब तुम लोगों की निकलने की बारी थी उस दिन तुम लोगों को अपने काम याद आ गए, तो फिर इस तरह से तो सूरत हाल कभी भी नहीं चेंज होगी। महंगाई का बोझ और घेरेगा और फिर कल को आप अगर चीखेंगे रोएंगे तो कोई भी नहीं सुनेगा। जब निकलने का टाइम था हम नहीं निकल रहे, और जब इस तरह की अभी देखें IMF के साथ अभी मुआहिदा हो रहा है, कंडीशंस और बढ़ रही हैं, और प्राइसेस मसले का हल क्या है? अभी जल्दी से वक्त हमारे पास क्योंकि बहुत कम है, ब्रेक पे जाना है। हल क्या नजर आता है? हिम्मत हार दी आपने? आगे नहीं, हिम्मत नहीं हारी है, हम फिर भी खड़े हैं। देखें अगर कोई नहीं भी निकल रहा, हम खड़े हैं, हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, हम उसके ऊपर बात करेंगे और हम आइंदा भी करते रहेंगे, ठीक है। अभी आप देखें उस टाइम भी हमारी बात को सुनने के लिए कोई एक दो लोग थे जिन्होंने बात उठाई, और मुझे लगता है कि जब हम इस पर कायम रहेंगे तो आज एक दो थे, तो कल हमारे साथ आपके पास 10-20 लोग और भी आ जाएंगे, और जब 10-20 आ जाएंगे तो फिर 50-100 भी आ जाएंगे। कौन सी होगी और किस दिन? इंशाल्लाह हम जल्दी इसके ऊपर दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे, और हम अब स्लम कम्युनिटीज में जाके कि अगर वो लोग वहाँ पर नहीं आ सकते तो हम उनके घरों में चले जाएं, उनके साथ मिलकर वहाँ पे लेकिन बार आवाज उठाते रहेंगे, चूंकि ज़रा आप इस वक्त आवाज बन रहे हैं उन लोगों की जिनके लिए इस वक्त आटा, चावल, चीनी, मतलब हर चीज़ ही लेना नामुमकिन सी बात हो गई। सब्जी फल लेना तो आउट ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच नताशा, साथ मौजूद थी आप, और आपने लोगों के लिए मैं कहूँगा कि एक स्टेप लिया, और इंशाल्लाह जिस तरह आप कह भी रही हैं कि आइंदा एक और डेट आप अनाउंस भी करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। खाने पीने की बात होगी भी, रोज़ा सबको लग ज़रूर रहा होगा, लेकिन बरकतें समेटे, इसी तरह से रहमतें समेटे। और किचन में क्या पकने वाला है आज? तो सबसे पहले हमारे किचन की बात की जाए, मज़ेदार रमज़ान की बात करते हैं। समीन मोइज़ ने ज्वाइन कर लिया। समीन अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम शोएब। वालेकुम सलाम सभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। समीन आज की रेसिपी क्या है? आज हम बना रहे हैं ग्रिल चिकन बर्गर। थोड़ा सा हटके मैंने सोचा मेन्यू में हो जाए, क्योंकि रोज़ाना हम एक जो ट्रैक पे चल रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा हट जाएं अपने मेन्यू से और थोड़ा सा हम आ जाएं बर्गर्स की तरफ, क्योंकि वो भी बच्चों का बहुत फेवरेट है, बच्चों का नहीं बड़ों का भी बहुत फेवरेट है। और ग्रिल चिकन बर्गर जो है उसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, पर मैं जो रेसिपीज़ आपको समझा रही हूँ, आज सिखा रही हूँ, वो बेइंतहा सिंपल रेसिपी है। और मेरा हमेशा से टारगेट यही रहा है कि लेस इज़ मोर वाला फार्मूला अपनाया जाए, यानी कि कम इंग्रेडिएंट हो लेकिन आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिले। मैरिनेशन के लिए मैं बता दूं आपको क्या चीज़ें इस्तेमाल करूंगी। उससे पहले चिकन हमने ली है तकरीबन 200 ग्राम। ये एक फ़िले होता है जो कि तकरीबन 100 ग्राम्स का होता है, ठीक है। इसके पीछे का भी एक पार्ट होता है जिसको टेंडर लॉइन कहते हैं, जो कि चिकन का टेंडर लॉइन होता है। उसको हम रिमूव कर लेते हैं और फिर हमें कुछ इस टाइप का एक फ़िले मिल जाता है जो बिल्कुल नीट और क्लीन होता है। अब मैं आ जाती हूँ मैरिनेशन पे। बहुत सिंपल मैरिनेशन है लेकिन बहुत मज़े की, और मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट मैरिनेशन है। मैं लूँगी तकरीबन 1 टीस्पून गार्लिक चॉप्ड। आप चॉप्ड गार्लिक ही यूज़ कीजिएगा क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। तकरीबन लूँगी 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून के करीब आप ले लें रेड चिली पाउडर, और पापरिका पाउडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक स्मोकी फ्लेवर होता है जो कि आपके बर्गर या के अंदर या सैंडविच के अंदर थोड़ी सी रेस्टोरेंट वाली जो फीलिंग आती है वो आ जाएगी आपको पापरिका डालने से। पापरिका जो है बेसिकली रोस्टेड बेल पेपर होता है। इसको रोस्टेड बेल पेपर को रोस्ट करते हैं और फिर इसको ग्राइंड कर देते हैं, पाउडर बना देते हैं, तो उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी, एक स्मोकी सी इसकी जो है वो फ्रेगनेंस सी आती है। आप जब इसे लें तो आप इसे ज़रूर सूंघ के देखेंगे कैसी खुशबू आती है इसकी, ठीक है। और जब आप ये इसमें ऐड करेंगे तो आप खुद नोट करेंगे कि रेड चिली पाउडर और जो पापरिका पाउडर है उसका जो फ्लेवर है वो बहुत डिफरेंस है। इसको डालने से आपको एक बहुत अच्छी जो है ना वो फील आएगी। देखिए हमारी कुछ इस तरह की बिल्कुल ड्राई सी जो है वो मैरिनेशन तैयार हो गई है, ठीक है। इसको मैंने चिकन के ऊपर लगाना है, और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था शोएब, मैं आपसे पूछती हूँ, आप कुकिंग में बड़े एक्सपर्ट हैं, मुझे बताइए कल मैंने क्या बताया था कि कितनी देर जो है वो चिकन को मैरिनेट करना चाहिए? 20 मिनट्स। ये बात 20 मिनट्स? हाँ 20 मिनट नहीं, 25 मिनट्स नहीं, नो 30 मिनट्स 20 से 25 मिनट ही था। तो फिर आपने सही बता ही देना है। नहीं, मैंने बताया था कि कम से कम आधा घंटा,
कम से कम आधा घंटा, नहीं तो आप इसको 2 आवर्स तक भी जो है वो मैरिनेट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसको आप अच्छे से यहाँ पे इसको आपने मसाले, चाहे तो अपना आप हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ आपके सिर्फ जो है ना वो साफ़ होने चाहिए, ठीक है। या आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आपको ज़रूर ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए, हमारी ये चिकन अच्छे से मैरिनेट है। अब मुझे सिंपल ये करना है कि मुझे पैन में इसको पकाना है और मुझे साथ में अपने बन जो है वो सेकने में हाथ वॉश करती हूँ। मैं यूज़ करूँगी डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी, बेहतरीन इसका जो है वो रिज़ल्ट आएगा। थोड़ा सा हमें सिर्फ चाहिए क्योंकि हमने इसको सिर्फ पकाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डालडा बनास्पति जो है वो मैं यूज़ करूँगी अपने बंस को ब्रश करने के लिए। देखिए, बटर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर अगर आपके पास बटर नहीं है तो डालडा का बनास्पति घी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आपने इस तरह इसको ब्रश किया, ठीक है, और ब्रश करने के बाद आपने तवे पे सेकने को रख दिया और फिर हम जो है जब हमारा एक तरफ हो जाएगा तो हम ऊपर ये वाला साइड ब्रश कर देंगे, इसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो इतने में वहाँ पे जो है वो बंस हमारे हो रहे हैं। यहाँ पे जो है मैं चिकन अपनी जो है वो ये डाल रही हूँ पैन में। वाह, अच्छा, जैसे आपने बात की ग्लव्स की, आपने बात की, तो देखिए घर में जो है ना वो हम अपने हैंड्स को वॉश क्लीन और बिल्कुल साफ़ रखें, लेकिन जो जितने भी कमर्शियल होते हैं वहाँ पे डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं, यानी कि आप वो यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। आप एक ही ग्लव्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ग्लव्स पहनने के भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमने जब पढ़ा तो हमें आइडिया हुआ कि आपको स्किन की बहुत सारी एलर्जीज हो जाती हैं, आपको और बहुत सारे होते हैं। लेकिन ग्लव्स का भी बिल्कुल सही है कि साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से डिस्पोजेबल ग्लव्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जैक्टली। सबीन, चिकन देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आपको मैं एक पॉइंट इसमें बता दूँ, मैंने मिस किया कि ये ग्रिल चिकन बर्गर है, पर मैंने ग्रिल पैन यूज़ नहीं किया। मैंने ख़ास जानबूझ के यूज़ नहीं किया क्योंकि हर घर में ग्रिल पैन नहीं होता। ग्रिल चिकन बर्गर को ग्रिल चिकन बर्गर क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पर ग्रिल के सिर्फ मार्क्स आते हैं और कोई ऐसी कोई ख़ास उसमें साइंस नहीं है, या फिर आपके पास अगर ग्रिलर हो तो उसमें आप बना सकते हैं। तो अच्छा, उसका नाम होना चाहिए था फ्राइड चिकन बर्गर। नहीं, इट्स नॉट फ्राइड एक्चुअली, ये फ्राइड भी नहीं है। फ्राइड जो होता है उसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। सबसे पहले मैंने हल्का सा मस्टर्ड पेस्ट इसे अपने बन के ऊपर, जो बन अभी मैंने सेका था उसको मैंने हल्का सा मस्टर्ड पेस्ट लगाया। उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तकरीबन थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मेयोनीज़ लगाऊंगी, ठीक है। ये लगा दिया मैंने मेयोनीज़, किसी भी अच्छी कंपनी का आप जो है वो मेयोनीज़ ले लें। उसके बाद मैंने रखा ये जी सलाद का पत्ता, ठीक है, कटा हुआ सलाद का पत्ता हमने इस्तेमाल किया है बर्गर में और हम रखेंगे बर्गर में मस्ट है। फिर हम रखेंगे यहाँ पे ये चीज़ स्लाइस, ठीक है जी, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर नहीं पसंद तो आप मत रखें। आपको देखा होगा रेस्टोरेंट्स में भी विद चीज़ विदाउट चीज़ का ऑप्शन होता है। अच्छा, टमाटर भी बिल्कुल ऑप्शनल हैं। बहुत सारे लोगों को टमाटर पसंद नहीं है, मेरे अपने हस्बैंड को भी टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप मत रखें अगर आपको पसंद नहीं है, कम्प्लीटली अप टू यू। मैं समझा, आप कह रहे हैं क्योंकि आपके हस्बैंड को पसंद नहीं है इसलिए हम भी ना रखें। नहीं नहीं, देखिए कितना खूबसूरत इसकी जो है वो शक्ल आई है और ये बिल्कुल भी मैरिनेटेड नहीं है। अगर ये मैरिनेटेड होता तो ये और ज़्यादा मज़े का बनता और ज़्यादा अच्छा बनता। अच्छा, उसके बाद जो ये हमारे पास बचा हुआ थोड़ा सा सलाद का पत्ता है वो मैंने और डाल दिया इसके ऊपर, और उसके बाद जो है लास्ट में, सबसे लास्ट में हम डालेंगे पहले डालेंगे हम चिली गार्लिक सॉस। अच्छा, चिली गार्लिक सॉस मैं ख़ास तौर पे बता दूं कि केचप और गार्लिक सॉस के फ्लेवर में बहुत फ़र्क होता है। गार्लिक सॉस हल्का सा जो होता है ना वो खट्टा होता है, ठीक है, और जो केचप होता है ना वो मीठा होता है। तो आप कोशिश ये करें कि आप गार्लिक सॉस ही इस्तेमाल करें, आप केचप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे वो जो मिठास वाली फीलिंग आती है ना बर्गर्स में वो फिर नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद हमने एंड वाली जो लेयर है उस पर हमने डाला रखा मेयोनीज़ और हमने इसको कर दिया ऐसे बंद। और अब मैं दूसरे वाले के ऊपर भी ये देखें, जबरदस्त। और इसमें आप चाहें तो हैलापेनोस डाल सकते हैं, ऑलिव्स डाल सकते हैं, पिकल डाल सकते हैं, जो भी आप चीज़ डालना चाहें वो डाल सकते हैं। बिल्कुल, कंप्लीटली अप टू यू, कंप्लीटली अप टू यू। अच्छा, ये चाहे तो इसके ऊपर चीज़ रख के से बेक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आपने इस बर्गर को कितना हैवी करना है। समझ सकती हूँ। अच्छा देखिए, ये होती है स्लेटेड नाइफ जिसके ऊपर जो है होती है धार। इससे जो है वो बर्गर्स और जो ब्रेड्स होती हैं वो बहुत अच्छी कटनी है। मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये अंदर से आपको कैसा दिखेगा, ये देखिए,
ठीक है, ये हम इसको इस तरह, और ये इतना जूसी है कि मेरा जो हाथ है ना वो भी जूसी जूसी सा हो रहा है इस वक्त। इसका मतलब ये कतन नहीं है कि हम साथ को जूस नहीं बनाएंगे, हम इस जूसी बर्गर के साथ भी एक जूस बनाएंगे। नहीं नहीं, हम जूस जो है वो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि हमारा ये बर्गर एक ऐसा आइटम है कि इसके साथ जो है वो ड्रिंक होना बिल्कुल जो है वो लाजमी है। और हमने बच्चों को ऑप्शन देनी है कि नो कार्बोनेटेड ड्रिंक, बल्कि हम बनाएंगे एक अच्छा सा जूस। जी अच्छा जी, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने ड्रिंक की तरफ, विच इज़ मैंगो एंड मिंट लेमनेड। लेमनेड मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि बर्गर है, इट्स अ हैवी सॉर्ट ऑफ हैवी आई मीन ड्रिंक, सॉरी हैवी डिश, तो उसके साथ ये जो है बहुत अच्छी हमारी जो है जाएगी, जिसमें मैं डाल रही हूँ मैंगो जूस। तकरीबन 1 ग्लास मैंगो जूस है। मैंगो जूस के साथ ही मैंने लिया अबाउट टेबल स्पून ऑफ शुगर। अगर आप कम डालना चाहें तो कम्प्लीटली अप टू यू। पिसी हुई चीनी है मेरे पास। और मिंट जो है ना वो बहुत एक रिफ़्रेशिंग जो है एलिमेंट है किसी भी ड्रिंक का, ठीक है। साथ में हम डालेंगे लेमन जूस। अच्छा, ड्रिंक की जो रेसिपीज़ है ना वो बहुत सिंपल और बहुत जो है ना वो समराइज रेसिपी हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम ड्रिंक्स के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा खेल नहीं सकते, क्योंकि ड्रिंक्स की जो रेसिपीज़ हैं वो यही 3-4 चीज़ों के अंदर जो होते हैं ना, आपसे फ्लेवर्स चेंज कर सकते हैं। और बर्फ़, जो कि शुएब कल बहुत मिस कर रहे थे, तो आज हम बर्फ़ ज़रूर डालते हैं। आज बनती है बर्फ़, आज गर्मी ज़्यादा है। हाँ, आज कराची में भी गर्मी ज़्यादा है, इधर भी। अब ये ब्लेंड होएगा। कह तो रहे हैं बारिशें होंगी आज रात से, बट लेट्स सी, अभी तो गर्मी है। उसके लिए जो भी ड्रिंक नाज़रीन बनाएंगे उसमें आज आइस ऐड होगी, क्योंकि अगर आइस ऐड नहीं करेंगे तो मज़ा ही नहीं आना इस गर्मी के मौसम में। अच्छा, मेरे घर में तो ये होता है कि मेरे घर में जो है वो ड्रिंक में आइस नहीं डलती, ड्रिंक बन के जो है ना वो फ्रिज या फ्रीज़र में रख दी जाती है। ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा। भाई वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, मिंट जो है ना वो यूज़ करना रमज़ानों में वैसे भी बहुत अच्छा है, और आपको जैसे पता है कि मिंट जो होता है वो बहुत रिफ़्रेशिंग होता है, उससे हाजमा बहुत होता है, और जो एक लो फीलिंग होती है वो लो फीलिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, 1 ग्लास में मुझे मिंट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं ये चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा मिंट जो है वो यहाँ शिफ्ट कर दूँ। चलें जी, ये हो गया हमारा आज का ग्रिल चिकन बर्गर। और ये जो सॉस है, इसकी गार्लिक सॉस, ये हमने रख दी इसके साथ, और थोड़ा सा दिखाने के लिए कैमरे को कि ये कैसा लग रहा है और ये कितना मज़े का होगा, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। चलें, ज़बरदस्त जी, थैंक यू समीन। बिल्कुल फारिग। थैंक यू समीन। और नाज़रीन ज़रूर हमें फीडबैक इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद। ये था हमारा सेगमेंट मज़ेदार रमज़ान। हम सब इनके फ़ैन हैं, और जब इनसे को ना बचपन से आपके फ़ैन है तो वो कहती है ठीक है, मैं भी आपके बचपन से फ़ैन हूँ। हम बात करें हुमा ख्वाजा की, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आई एम गुड। कह दें हम बचपन से आपके फ़ैन हैं? बिल्कुल कह दें यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कह सकते हैं। फिर मैं कहूँगी यार मैं भी तो बच्ची थी उस वक्त। उसका तो बात। ये इतनी एनर्जी आप में कैसे है? क्योंकि जी मैं बहुत सारा ग्लूकोज पीती हूँ रोज़ाना सुबह उठ के, और फेयर एंड लवली लगाती हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। देखिए, एनर्जी ये होती है कि इफ़ यू आर हैप्पी पर्सन फ्रॉम इनसाइड, दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। तो आप अगर हमेशा हैप्पी होते हैं दिल में, दिमाग में, तो दैट रिफ्लेक्ट्स एंड यू ऑलवेज प्रोजेक्ट ऑल द पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू। ज़बरदस्त। ये नात की हम बात अगर करें, अभी हमने इतनी खूबसूरत आवाज़ में ये कलाम सुना, तो इसमें डफ का इस्तेमाल मैंने देखा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक डफ इज़ द ओनली इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट जिसे कि आप प्ले किया जा सकता है, बजाया जा सकता है। उसकी लॉजिक ये थी एक कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट परकशन में तबला, ढोल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो भी बीट या रिदम की होती हैं। तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका एक साइड जो है वो हॉलो होना चाहिए और दूसरे साइड से आप उसको प्ले करें। तो जैसे कॉन्गो है, तो कॉन्गो भी इसको एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो एक हलाल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वो भी नीचे से हॉलो होता है, इसी तरह डफ भी। सो दीज आर द ओनली इंस्ट्रूमेंट यू कैन प्ले। ज़बरदस्त, क्या बात है। रमज़ान कैसा गुजरा? अब ज़रा रमज़ान के हवाले से बताएं, हम अगर सेलिब्रिटीज़ का रमज़ान कैसे गुजरता है? देखिए यार, एक तो मैं तो आप लोगों की तरह एक लेमैन बिल्कुल मैं तो सेलिब्रिटी अपने आप को काउंट ही नहीं करती। अभी जब आप लोगों का एक बड़े प्यारे बहुत अच्छे हमारे जो ड्राइवर थे,
उन्होंने कहा मैडम मुझे आपके साथ एक फ़ोटो खिंचानी है, तो मुझे अचानक याद आया ओहो मैं मशहूर भी तो हूँ, लोग मुझे जानते भी तो हैं। ये बहुत कॉमन होता है आपके साथ, बहुत ज़्यादा होता है सीरियसली, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन आई वाज वर्किंग फॉर एमिरेट्स एयरलाइंस में जब मैं थी। 20-22 साल आपका? जी 26 ईयर्स। 26 ईयर्स। लास्ट ईयर छोड़ा ना? लास्ट ईयर छोड़ा, बिल्कुल इट्स बीन 1 ईयर नाउ। तो उसमें तो बिल्कुल आपको फील ही नहीं आती थी, यू आर लाइक इट्स सो रोबोटिक एंड सो कंप्यूटराइज्ड इन अ वे कि आपकी हार्ड ड्राइव में कि जी आपने किस तरह से जाना है, सारे SOP फॉलो करने हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी इमरजेंसी सर्विस, और लैंड होना है न्यूयॉर्क और फिर वहाँ से वापस दुबई आना है। वो कैसा एक्सपीरियंस था? अमेजिंग। अब ये तो पूछना मेरे ख्याल में मुनासिब ही नहीं होगा कहाँ कौन से मुल्क में। तकरीबन सारे। That would be much easier if you ask me कि कहाँ मैं नहीं गई हूँ। आपने कहा सब जगह गई? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो दैट वुड बी मच ईजियर कि यार आप कहाँ नहीं गई हैं। हाँ जी मैं नेपाल नहीं गई हूँ और मैं सोमालिया नहीं गई हूँ, तो that's gonna be much easier. Even I've been to Afghanistan also. I've been to Kabul and Kandahar also. Yes. अच्छा, because of your hairstyle वो ज़्यादा recognition है। Signatured जी, consistency। लोग दूर से पहचानते हैं। देखिए आपके ड्राइवर ने ऐसी बिला वजह में तो नहीं मेरे साथ सेल्फी के चाहिए, पहचान गए ना? ये वही है, जी वही है। अक्सर बल्कि वनीज़ा हमारे शो में आई थी, उन्होंने भी आपका जिक्र किया, she was talking about you, आपके गाने से मुतालिक उस वक्त बात हो रही थी। ऐसा ही है, हाँ। वनीज़ा जो है, she and me, we have been friend for really long time and she doesn't need no introduction। एक हमारे पाकिस्तान की टॉप नॉच मॉडल रह चुकी हैं और अभी भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड फाइनेस्ट एक्ट्रेस एट द मोमेंट। तो आई जस्ट रिलीज्ड अ सॉन्ग कॉल्ड मलंग। वो बड़े मज़े का गाना है, उसको अली मुस्तफ़ा ने प्रोड्यूस किया है, लिखा सुल्तान ने है, एंड देन जनाब उसको गीत मशीन करके एक रैकेट लेबल है पाकिस्तानी ऑफ कोर्स बट इन लॉस एंजलिस, सो दे आर रिलीजिंग। तो उसकी वीडियो हमने भी लाहौर में शूट की है लास्ट मंथ व्हाइल आई वाज हियर। तो उसकी वीडियो शूट की है, हमारे BNU के नए बच्चे हैं माहम वकार एंड दानिश, तो उसकी एडिटिंग आजकल चल रही है। तो बहुत जल्द ईद के फर्स्ट डे मोस्ट प्रॉब्ली। अब आपने जब आपने कहा कि जी मैंने रिटायरमेंट ले रही है लास्ट ईयर, तो अब जरा मैं आ जाऊं अपने म्यूजिक करियर के वापस। आई हैव गिवन माय 100% टू द म्यूजिक राइट नाउ। आई हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट विद क्रेज एंटरटेनमेंट, वो मुझे प्रमोट कर रहे हैं, मुझे पिच कर रहे हैं फॉर म्यूजिकल शोज एंड क्वेरीज। एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। इसी तरह रैकेट लेबल है री आर्ट्स, उसके साथ मैंने साइन किया, तो मेरे सारे गाने सारे स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, iTunes हर जगह पर सारा फोकस आपके म्यूजिक पर है एक प्रॉपर तरीके से। तहैया कर लिए, अभी के बाल इतने ही रखने नहीं बढ़ाने। देखिए बाल जो है ना, ये मैं बहुत किफ़ायत शायरी पे बिलीव करती हूँ। तो ये देखें आप, शैम्पू कम लगता है, शैम्पू कम लगता है और उसके अलावा तेल कम लगता है, कंघा भी कम घिसता है। थोड़ा सा हल्का सा कंघा किया तो जितनी देर में आपके बाद कंघा आपको हर साल चेंज करना पड़ेगा, मुझे 2 साल में चेंज करना। और हमें इतना जो टाइम लगता है मेकअप में, आपके बाल में ग्रोथ भी स्लो हो गई, अब कट के तेज हो गई है। यू विल बी सरप्राइज्ड। आई थिंक जेनेटिकली माशाल्लाह माय हेयर आर वेरी हेल्दी थैंक्स टू माय मदर। तो वो होता ये था कि जी मेरे बाल तो बिल्कुल मशरूम की तरह बढ़ते हैं, एवरी मंथ आई नीड अ हेयर कट। बिल्कुल ऐसा ही होता है जी, छोटे बच्चों के नहीं होते हैं जैसे नेल्स और बालू के बाल बड़े होते हैं, बिल्कुल वैसे मेरे बड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा खर्चा है भाई, ना करें छोटे बाल, लंबे रखे हैं। छोटे बाल खर्चा है, एवरी 1 मंथ यू हैव टू गो एंड गेट योर हेयर कट डन। अपना स्टाइल तो मेंटेन रखना है, क्लास भी तो आती है ऑफ कोर्स। अब देखिए ना, ये बालों की स्मगलिंग होती है। यहाँ से अगर आपका मूड खराब हो गया, आपने इधर की मांग निकाल ली, फिर कभी मूड खराब हो गया, आपने इधर की निकाल ली। मतलब आपने ऐसे कर लेना। मूड खराब होता किस बात पे है? देखिए मूड बहुत सारी चीज़ों पे ख़राब होता है। एक तो मुझे उन लोगों के साथ बड़ा मूड ख़राब होता है कि जो कि आपके साथ बैठ के बातें आपके बारे में कर रहे होते हैं, बट आप यहाँ से उठ के जाते हैं और वो अगर आप अपना फ़ोन भूल गए रहो 2 मिनट बाद आप लेने आते हैं, तो आपकी बारी लगी हुई होती है कि आपके बारे में बात। एग्जैक्टली यार, मतलब लाइफ इज टू शॉर्ट, व्हाट इज द पॉइंट टॉकिंग बैड अबाउट अदर पीपल। एंजॉय, हैव फन। यही पॉजिटिविटी आपकी पर्सनालिटी से एग्जैक्टली। नहीं, बहुत प्यारी बात आप देखें ना कि जब भी किसी महफिल में बैठे वहाँ किसी की बुराई हो रही है तो समझ जाएं कि ये महफिल ही ठीक नहीं है, क्योंकि आप जब जाएंगे तो बुराई आपकी भी होगी। एब्सोल्युटली। अब द नेक्स्ट नंबर आपका ही है, अगला बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा नंबर कब आएगा? जैसे तुम उठ के जाएगा, तुम्हारा नंबर आएगा। तुम उठ के जाएगा वैसे तुम्हारा नंबर आएगा। ऐसे ही पॉलिटिक्स में आने का नहीं सोचा? यार पॉलिटिक्स का तो मुझे बड़ी मुश्किलों से तो पता चला कि वोट कैसे देते हैं। अच्छा। It's just so happened living 27 years out of Pakistan, it was very hard to cope up with the politics, and I'm not one of those politics savvy person. I'm an artist. या मैं एक अपना फ्लाइट अटेंडेंट थी। मुल्की हालात से कितनी आप बाखबर रहती हैं? यार मुल्की हालात मुझे पता होता है क्या चल रहा है? मुझे पता होता है टमाटर इतने रुपए हो गए। पता चल रहा है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है? पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं।
ओके नहीं आपको छोटे भाई कंफर्म है? आपको कंफर्म है? शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब। मैं आपको टेस्ट कर रही थी। आई वाज टेस्टिंग यू गाइस। आप लोग पास अच्छा एक वाटर कूलर इनका हुआ है। वजीर खारजा कौन है? पहले तो खारजा का मतलब क्या है? फॉरेन मिनिस्टर कौन? फॉरेन मिनिस्टर मस्ट बी सम फॉरेनर आई गेस। आई डोंट नो ब्रो। सदर कौन है? सदर आई नो। सदर बाजार की बात नहीं हम कर रहे। मुझे पता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मगर मैं आपको बताऊंगी नहीं। खैर बता। क्या लाइफलाइन ले सकते हैं किसी को फोन करके? फ्रेंड की लाइफलाइन ली जा सकती है? अगर वो आपकी दोस्त है तो वो भी नहीं बताएगी। सदर मुमलिकत ने कौम से इजलास किया। कौन से इजलास किया? कौन सदर मुमलिकत नाम क्या कौन है यार? यार वो जो बहुत कम बोलते थे, ममनून हुसैन साहब। वो थे। अब कौन है? वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। भी हो गई है यार नहीं पता सिर्फ अब यार अब तो मुझे एक हिंट दूं आपको, डेंटिस्ट भी हैं। अब तो ऐसा आपको डॉक्टर अलवी। बिल्कुल, ये देखा बिंगो ब्रो। लेकिन आपने फॉरेन मिनिस्टर नहीं डॉक्टर बताया। अलवी फॉरेन मिनिस्टर। आई लाइक फॉरेनर्स। आगे कुछ और बात करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। Is he a foreign minister? Yes. For real? Yes. Wow, I love इतना him. चर्चा चल रहा है, इतने विजिट्स तो You love करते हैं him. वो फॉरेन। He's amazing. I Okay. love him. I love the way he get dressed. Oh, that's. I love his dressing. Okay. I love his skin. Okay. अच्छा हुमा, जब वापस आई हैं पाकिस्तान, डेफिनेटली जी। इतने साल गुजार के जी, डिफरेंट जगहों पे, और उसके बाद क्या क्या चेंज देखा पाकिस्तान में आपने? बहुत सारा। क्या अच्छा भी देखा और बुरा भी देखा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हर चीज़ के दो रुख होते हैं। तो एवरीथिंग हैज़ अ प्रोज एंड कॉन्स। अदरवाइज हर चीज़ अगर अच्छी है तो वो बहुत अनहेल्दी है जी। तो उस हिसाब से अच्छाई मैंने ये देखी कि म्यूज़िक सीन बहुत थ्राइव कर रहा है। Okay. बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, बहुत सारे म्यूज़िक चैनल्स आ गए, नॉट एग्जैक्टली चैनल्स बट प्लेटफॉर्म। Platforms आई डोंट नो एम आई अलाउड टू टॉक अबाउट, जैसे कि डैश स्टूडियो भी है, तो उसके वो एक ड्रिंक के नाम पर ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह हमारे सारे जो हैं बेसमेंट है कैफ़े के हिसाब से, तो बहुत सारे हमारे, अब देखिए ना कितना सेंसर करके मुझे बोलना पड़ा है। वो भी मुझ जैसे नो फिल्टर बंदे। ऊपर से आपने मुझे कहा है कि मेरे दुपट्टे का डिज़ाइन आपने कहा चेंज करें क्योंकि ये वर्चुअल सेट है और ग्रीन में मैं एक खलाइक मखलूक बन जाऊंगी। नहीं पहन सकते थे। सो आई एम सो सॉरी मेरे व्यूअर के लिए। मुझे बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया था कि प्लीज़ पोलाइटली कुछ ना पहने जिसमें ग्रीन हो। मगर ये जो आपने स्ट्रिक्टली भी अच्छा कहा है। हाँ स्ट्रिक्टली एंड जी अब ये जो अखबार आप लोग देख रहे हैं इसमें जगह जगह ग्रीन आ रहा है, उनके लिए कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ आ रहा है। तो मैंने कहा एक्सप्लेन करूँ ना, अवेयरनेस बढ़ाऊँ थोड़ी। तो अच्छी चीज़ें बहुत सारी मैंने देखी, बहुत सारी अवेयरनेस है। अब नाउ सो मेनी गर्ल्स आई हैव सीन दे आर वर्किंग इन अ डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ। लाइक आप हो, एंकर हो, बैंकर हैं, ये तो शेर बन गया, एंकर एंड बैंकर। वाह, इस पे गाना होना चाहिए। राइमिंग यो ब्रो, ये तो अभी राइमिंग होगी इसके बाद अफ्तार के बाद इस पे करते हैं। जी जी। तो मैंने देखा कि बहुत सारा एक हमारे यहाँ अवेयरनेस आ गई है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। अभी कल मेरी गपशप लग रही थी, हमारी बहुत अच्छी मिशी खान है, वो डॉग रेस्क्यूअर हैं। उसके अलावा दो बड़ी अच्छी फ़ीमेल मुझे मिली, सना एंड अनेला। दे आर जस्ट डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर एनिमल रेस्क्यूइंग, टाइगर रेस्क्यू किया इन्होंने। सो मेनी थिंग्स विच यू कैन ओनली थिंक कि पाकिस्तान में वैसी चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। बुराई और के हिसाब से अगर देखें जो बुरी मुझे लगी चीज़ें वो कुछ इस तरह की थी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ सिटीज़ का अभी भी वैसे ही ख़राब है। रोडें नहीं है तो नहीं है, गैस नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही। इन चीज़ों पे अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लें तो थोड़ा सा कर लें जी, तो यार फिर हमें तो फिर दुबई और अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान इज़ द हेवन एज इट इज़। अगर कर लें, अगर फोकस कर लें। महंगाई ने मुतासिर किया आपको? बहुत ज़्यादा, और वो भी उस वक्त के जब अभी मेरे पास जॉब नहीं है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके प्लान्स बैकअप सही होते हैं तो यू कैन स्टिल सर्वाइव एंड थ्राइव। बट अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, वो मतलब एक जो लेमैन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज अभी हमारी एक ड्राइवर से ही अभी एक कॉन्वर्जेसन हो रही थी कि मैडम मैं अपने बच्चों को फ्रूट चाट नहीं खिला सकता। आई फेल्ट सो बैड एंड सो ओवरवेल्म्ड एंड कि मतलब ये जो हालात हैं, तो कुछ इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए कि जैसे दुबई में है, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि एवरीबडी इज़ बीइंग ट्रीटेड इक्वली। हर आदमी एक जो खाना खाना चाहता है वो खा लेता है, और कोई महंगाई का वहाँ सीन नहीं है। रमज़ान में वहाँ चीज़ें बल्कि वो जिसको कहते हैं क्रैक डाउन होती हैं, उनकी जो प्राइसेस होती हैं, अनलाइक हमारे ऑफर्स लगाई जाती हैं। यहाँ पे तो मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं। बिल्कुल बहुत महंगाई ने बिल्कुल बहुत हालात ख़राब किए हुए हैं, और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वी हैव टू वर्क ऑन इट एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो क्राइम रेट आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ता जा रहा है। डोमिनो इफेक्ट, एक डोमिनो होता है ना ताश के पत्ते, या एक जो लूडो का डोमिनो, एक गिरता है तो उसके साथ हर चीज़ इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँगी, चलें बाकियों को छोड़ दें। एज एन लाइव परफॉर्मर, अब अगर मेरा शो नहीं हो रहा, या मैंने अगर एडवांस ले लिए हैं पैसे और अब मेरा शो नहीं हो रहा है,
तो सबसे पहले तो मैंने वो एडवांस वापस करना है। फिर जो मज़ीद पैसे मेरे पास आने वाले थे, जिससे मैंने प्लान किया था कि मेरी जो भी है ग्रोसरी है, गाड़ी का पेट्रोल है, आगे मैंने वीडियोस बनानी है। अब अगर वो शो नहीं हुआ तो जो वहाँ लाइटमैन है, जो डीओपी है, जो सेट बनाता है, जो वहाँ चाय बेच रहा है, जिसकी डेकोरेशन की वहाँ चेयर्स आ रही हैं, जिसने SMD लगाई हुई है, जो वहाँ का होस्ट है, जो बैंड है, जो गिटारिस्ट है, ये सब अफेक्ट होंगे। और वो खाली इंडिविजुअल अफेक्ट होंगी, हर एक के साथ एक 4 to 5 लोगों की एक फैमिली भी है। तो एक शो के कैंसलेशन से आप सोचें कि कोई 3 से 4 हज़ार लोग अफेक्ट होते हैं। तो सब जुड़े हैं। मेरी बस यही एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट। बिल्कुल, हम खुद अपने प्रोग्राम में भी जिक्र करते हैं, आवाम की बात कर रहे होते हैं और चीज़ों के बारे में। गवर्नमेंट से आपको ज़्यादा उम्मीद है? देखिए उम्मीद, मैं आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, सीरियसली, वो दैट जनरेट्स ऑन माय फेस कि अब अगर मार्स पे भी बैठी होंगी ना तो मैं बड़ी ऑप्टिमिस्टिक होंगी कि एक दिन शौक है आपको मार्स पे जाने का? यार मैं आज वैसे आप मार्स देख सकती हैं। अब दिखाएं यार, 3 सैयारे मगरिब के वक्त देख सकती हैं। मगरिब के बाद चलें, ठीक हो गया। मरकरी जी, वीनस जी, मार्स जी और यूरेनस। आज चांद के साथ मगरिब के बाद बस फिर ठीक है, ऐसे करते हैं, होगा अफ्तार के पकौड़े समोसे की प्लेट उठाएंगे, हम तीनों निकल पड़ेंगे और शुरू हो जाएंगे बगैर दूरबीन के। जी 3 तो इसमें ऐसे बगैर दूरबीन के नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही है, डन हो गया। वैसे आपको शौक है सोलर सिस्टम को पढ़ने का? Solar system, geographically, obviously, I'm very enlightened, obviously, because of my part of the organization I was with, and but स्टार्स के बारे में अब देखो ये लोग बार-बार यार रमजान यार बहुत छेड़ रहे हैं आज आप यार। हाँ मुझे पता है यार, मार्स है, वेनस है यार, आई एम योर फायर, मोर डिजायर गाना भी इसके ऊपर। तो अफ्तारी में क्या खाना पसंद करते हैं? यार अफ्तारी में मुझे एक तो पाकिस्तान का ये समझ में नहीं आता कि लगता है कि पकौड़ों के बगैर रोज़ा कबूल नहीं होगा। वाई? बिल्कुल अल्लाह मियां कबूल करेंगे आपकी सारी मगरिब के नमाजें बगैर शरबत के, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप क्या खाना पसंद करते हैं? यार मेरा तो बड़ा सिंपल स्केड्यूल होता था दुबई में। जब मैंने दुबई में रोज़े रखे थे, मेरा ये सीन होता था कि यार मैं उठी, मैंने खजूर से रोज़े से रोज़ा खोला, एक गिलास पानी का, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, एंड आई गो टू बेड अगेन, क्योंकि मैं देर से उठती हूँ। फिर उसके बाद मैं एक डिनर खाती थी एंड दैट्स इट। फिर सारी रात जागे, अगर दोस्त वो सब साथ हैं, अपनी हल्की पुरी, ये पराठे अंडे और ये तबाहियों वाले नहारी पाए वाले मैं नहीं करती थी, सीरियसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यार मतलब वही वाली बात है ना कि खाली ऊँट है जो इससे अपना जो है स्टोर कर सकता है इतना पानी। अब आप सहरी पे पानी पिए चले जा रहे हैं और शरबत पिए चले जा रहे हैं, लस्सियाँ पिए चले जा रहे हैं, भाई वो स्टोर नहीं हो रहा है, उसने निकल जाना है। स्टोर सिर्फ ऊँट कर सकता है, तो मॉडरेशन प्लीज़, मॉडरेशन। ऊँट को चैलेंज करते हैं लोग बिल्कुल ऐसे ही पानी स्टोर करने के। आपने चैलेंज किया सभी? आजकल मीम को कंप्लीट कर रहे हैं कि जी आज मैंने पूरे पाकिस्तान का पानी और शरबत पी जाना है और सारे खजूर खा जाऊंगा मैं, आज मैं सारे पकौड़े खा जाने हैं मैंने। फिर आप पेट पकड़ के बैठे हुए होते हैं, यार इंडाइजेशन है, यार मुझे यार हार्ट बर्न हो रहा है। ऑब्वियसली पकौड़े भी अंदर ये कह रहे आज हैं, हमने वैसे मौजू भी रखा है जी, और अंदर पकौड़े कह रहे हैं यार एक ही आदमी के अंदर हम सारे चले गए, हमें तो काफ़ी जगहों पे जाना था, एक ही बंदे ने खा लिया। तो दैट इज द कल्चर। पकोड़े भी सोच रहे होंगे हमारा क्या हाल हो गया। और सिर्फ पकोड़े नहीं, उनके कजन्स भी साथ आए हैं ना। हाँ हाँ, समोसे भी साथ आए हैं, रोल भी साथ आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। गोरा देखे तो मर जाए ना वो तड़प के, ऐसे किन्होंने किया क्या था ये अच्छा क्या कभी आपके साथ ऐसे हुआ कि खाना इतना अच्छा लगा आपको किसी भी जगह पे, आपने कहा बस आज मैंने भी सारा ही खा लेना है? यार आई नेवर डू ओवर ईटिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मेरा ये होता था कि क्योंकि एमिरेट्स में ये होता था कि हमारे बॉडी मास इंडेक्स BMI बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर होते थे। तो अगर मेरी हाइट है 5 फीट 5 इंचेस, तो आई कैन नॉट गो बियॉन्ड 64। तो मुझे तो 64 से तो समझ लें वो एक गुनाह है, आप जा ही नहीं सकते। लेकिन मार्जिन है 64 तो बहुत ज्यादा वेट है। हाँ हेलो, मतलब नहीं फॉर 5 के हिसाब से 64 एक होता था। तो उस डर और खौफ की वजह से हम लोग खुद ही इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे अपने बारे में भी कि वी यूज्ड टू बी लाइक यार जितना भी जो भी अच्छा लग रहा है कम खाओ, फिर थोड़ी देर बाद खा लो। देखिए कभी आपने मोटा चाइनीज देखा है? नहीं देखा। मोटा कोरियन देखा है? नहीं देखा। क्यों? वो दिन में 6 दफा खाते हैं बट छोटी क्वांटिटी। और बोल में खा रहे हैं, वो गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल में खाते हैं, बोल में खाते हैं। और हमारे यहाँ तो जी ये जो है ट्रे में खाते हैं, ये प्लेट है हमारी, ये ट्रे हमारी प्लेट है, लेकिन अब अच्छी बात है। और वो जो केटू की चोटी की तरह बिरयानी होती है ऐसे करके ये, और ये ऐसे आती है, और सबसे साथ ग्लेशियर्स भी थोड़ा रखे हुए हैं। और अभी मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसके साथ गई थी, एक वो है हट करके पिज्ज़ा, ठीक है, तो वो भाई पिज्ज़ा टेंट भी हो सकता है, पिज़्ज़ा शामियाना भी हो सकता है, पिज़्ज़ा हट भी है, कोई ब्रांडिंग नहीं है प्लीज़।
इग्नोर करें, हट करके पिज्जा, हट करके पिज्जा भाई वहाँ पर आप गए तो उसने कहा यार मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, इस साइज़ की प्लेट पे मैं तुम्हें 5 लोगों की सैलेड लेके दिखाऊं। मैंने कहा रहम करो, उन्होंने अपना ये बिजनेस आगे चलाना है भाई। पहले उसने वो क्यूकम्बर रखने शुरू किए गोटे किनारी की तरह, फिर उसके बाद उसने टोमेटो रखने शुरू किए। अब वो बनता चला जा रहा है ना, वो एक पिरामिड बनता चले जा रहा है। और वो जनाब उसके बाद फिर अंदर उसने ऑलिव्स भरने शुरू किए, फिर पोटैटो सैलेड साइड में डाली। मेरा ही भाई था। और ये जी कैरेट्स के ऐसे करके उसने टेंट बनाए, यूं करके ये टेंट बनने शुरू हुए। और उसको देख के ही बंदा परेशान हो गया कि इस तरह के 2-3 लोग अगर रोज आ गए तो हमारा तो बी आउट ऑफ बिजनेस। तो देखें हम इसीलिए फूडी है क्योंकि हमारे खाने इतने मजे के हैं, इतने लजीज खाने। उसका मतलब ये नहीं कि आपने सारे ही खाने, मतलब ही नहीं है ना कि भाई स्टोर अंदर बना लो, स्टोर घर में होता है या बैंक में होता है, पेट में। वैसे ऐसे कोई बंदे आपको फ्लाइट पे भी नजर आए जो बार बार कहते हैं हमें और खाना चाहिए और खाना चाहिए? हाँ, हमारे बहुत सारे थे मतलब स्पेशली हमारी आई लव माई सेक्टर्स, मुझे पाकिस्तानी सेक्टर बड़े मज़े के लगते थे ना, बड़े प्यारे हम लोग हैं। या मैडम एक में तो मज़ा ही नहीं आया ना, एक और ला दें। हाँ जी ज़रूर, क्यों नहीं, कोई मसला नहीं। और मेरा तो काम ही तो खाना खिलाना, तो मुझे कोई मसला नहीं है, ये लीजिए और क्या है, कोई मसला नहीं है। कोई बहुत दिलचस्प वाकया फ्लाइट के दौरान? फ्लाइट के बड़े बड़े मज़े के वाक़या होते थे। सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये होती थी कि हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हमें मिलते थे, बहुत ज़्यादा ऐसे सेलिब्रिटीज़ जिनको आप यू कैन ओनली ड्रीम ऑफ। फॉर एग्जांपल किससे? फॉर एग्जांपल एम आई अलाउड टू टेक नेम्स? अगर मैं नेबरिंग कंट्री या हॉलीवुड के नाम ले सकती हैं ना भाई। मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े जो थी वो ये थी कि अमिताभ बच्चन साहब, ही वाज ऑन माय फ्लाइट। एंड देन द बेस्ट पार्ट वाज कि जब वो आए तो मैं तो बिल्कुल ही एक वो नहीं होते पेंडू चीप से लोग नहीं होते, ओह माय गॉड वो वाला हो गया, भूल गई कि भाई मैं कैबिन करूँ, एक्सक्यूज मी, भूल गई एकदम से ना। एंड मैंने कहा ओह माय गॉड मिस्टर बच्चन जी, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, तो मेरे दिमाग में खुद ही चल रहा था। और खुद ही मैंने नाम है हमारा शहनशाह, नहीं उन्होंने नहीं कहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था। बस मैं गई, मैं ओवरवेलम हो गया, बिल्कुल। ओह माय गॉड मिस्टर बच्चन, आई हेल्प यू, माय नेम इज हुमा ख्वाजा एंड आई ग्रू अप वाचिंग यू। जैसे आपने मुझे कहा क्या आपको हम बचपन से जानते हैं, मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो मुझे मिला जिसको मैं बचपन से जानती हूँ, नहीं तो मुझे लगता है लाहौर इस्लामाबाद आके सब मुझे बचपन से जानते हैं। तो मैंने कहा यार अमिताभ को मैंने कहा कि सर आई ग्रू अप वाचिंग योर मूवीज, ये वो, कैन आई क्लिक अ पिक्चर विद यू? और यंग लेडी आफ्टर या कपल ऑफ आवर्स आई एम वेरी टायर्ड। मैं भूल गई, मैं भी जी चली गई इकोनॉमी, गपशप मारने लगी। लैंडिंग से पहले मुझे एक मेरी ब्रिटिश फ्रेंड है, उसकी कॉल आई, उसने कहा आई थिंक समबडी मिस्टर बच्चन इज कॉलिंग यू इन द फ्रंट। भूल गई, मुझे याद भी नहीं था। 2 घंटे के बाद भाई वो तैयार खड़े हुए थे, दे आर सो प्रोफेशनल एंड दे आर सो अप टू द मार्क एंड दे आर सो रिस्पॉन्सिबल एंड सो प्रोफेशनल। उन्होंने बोला यंग लेडी आई एम ऑल योर्स। तो फिर मैंने उनकी तस्वीर खींची, मैंने आई होल्ड हिज हैंड एंड आई सेड मिस्टर बच्चन कैन आई टच यू बिकॉज आई कैन नॉट बिलीव दैट दिस इज यू। तो इस तरह ए.आर. रहमान साहब वाज ऑन माय फ्लाइट एंड सेकंड टाइम ही कॉल्ड मी बाय नेम बिकॉज ही रिमेंबर्ड मी, हुमा यू अगेन। तो इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी मज़े की चीज़ें होती हैं। मेरे साथ सिया एक बहुत अच्छी चीप थ्रिल जिन्होंने गाया है, शी वाज ऑन माय फ्लाइट। ब्लैक आई पीड केविल आई एम वाज ऑन माय फ्लाइट, डेविड बेकहम वाज ऑन माय फ्लाइट। इसी तरह बहुत से और नाम हैं जो आपको याद हैं। फुटबॉलर मैराडोना, एक सेलिब्रिटी की डिफरेंट सेलिब्रिटी से मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फुल ऑफ एनर्जी। हम आज डाउन फील कर रहे थे लेकिन आपकी वजह से पॉजिटिविटी आ गई हमारे सेट। एक ब्रेक लेते हैं रमजान और हम वापस आएंगे, साथ रहिए। वो सेगमेंट है अब जब जिसमें हम एक मुल्क सेलेक्ट करते हैं और उसकी सैर करते हैं, वर्चुअल टूर, उसकी स्पेशलिटी हम जानते हैं। ये ओमान है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 5 मिलियन है, यानी आपका रावलपिंडी, आपका इस्लामाबाद इतना सही मुल्क है, इतनी सी इसकी आबादी है, लेकिन इस मुल्क की जो खासियत है आज हम उसकी बात करेंगे। वैसे तो इसकी एक डिश भी है जी शोआ, लेकिन उसकी हम बात नहीं कर रहे, हम डिश से, क्योंकि अभी भी सेगमेंट हम किया अब करते हैं सेगमेंट्स हम डिश से। लेकिन नाज़रीन हमें बता सकते हैं कि शोआ डिश जो है वो क्या होती है, किस तरह से बनती है, इसकी क्या रेसिपी होती है, रिसर्च करें या हाँ, और अगर आपने कभी ट्राई किया तो आपको कैसे एक्सपीरियंस रहा, अगर आपके पास पिक्चर्स हैं तो वो भी हमें साथ साथ शेयर करना शुरू कर दें। चलें, हमारे मेहमान रिसर्च खुरम इलाही साथ मौजूद हैं। आज हमने जिक्र कर लिया जी ओमान का, कुछ विजुअल्स दिखा भी दिए, इतने कैची विजुअल्स थे। अब आपकी गुफ्तगू से हम पहुंचेंगे वहाँ पर। सबसे पहले तो हम एक हैरत अंगेज़ बात शामिल कर लें कि हमारा गवादर जो है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो तकरीबन 1958 तक मलकियत था ओमान का, और ये ओमान की मलकियत बना था 1797 से ऑनवर्ड ये ओमान की मलकियत रहा था। और उस ज़माने के हमारे जो वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान फ़िरोज़ ख़ान नून साहब थे, उन्होंने फिर ओमान के सुल्तान से इसको ख़रीदा, एक एवज़ के एक कीमत अदा करके इसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। और दुनिया की आज
दूसरी बड़ी डीप सी पोर्ट गवादर जो है वो कभी अमान का हिस्सा थी। और खूबसूरती में कोई इसका वो नहीं है, सानी नहीं है। अहम बात यह कि ये कोई बहुत स्ट्रेंज बात नहीं है। अलास्का भी रशिया का हिस्सा था, उसको अमेरिका ने रशिया से ख़रीदा था। ऐसे ही हमने अमान जो है हमने गवादर जो है अमान से हासिल किया। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें तो जो सबसे स्ट्रेंज बात है कि दुनिया की लंबी तरीन कब्र जो है वो हमारे नबी इमरान अलैहिस्सलाम की जो है वो भी अमान में शामिल है। और 12 मीटर लंबी कब्र जो है वो वहाँ पर है। 12 मीटर लंबी? जी बिल्कुल। और कहा जाता है वो 12 मीटर लंबी जो है उसके ऊपर कई बातें हैं। कहा जाता है कि उस ज़माने के लोग बहुत लंबे थे, तो जो नबी इमरान अलैहिस्सलाम है वो भी बहुत लंबे होंगे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो बारीक बहुत है, तो अगर कोई आदमी लंबा हो तो उसको चौड़ा भी होना चाहिए। फिर जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो उनसे पहले के हैं उनकी कब्र जो है वो इतनी लंबी नहीं है। तो कुछ का मानना है कि पूरे टूम का, पूरे मकबरे का नाप लिया गया है ताकि ये देख लिया जाए कि जो नबी हैं वो यहीं कहीं हैं, तो पूरी को कब्र बना दी गई। अच्छा। एक का ये कहना है कि उनके पूरे ख़ानदान के लोग यहाँ दफन हैं लाइन से। ये बहुत हैरानकुन बात है कि दुनिया की लंबी तरीन कब्रों में शुमार जो है वो ओमान में होता है। और तीसरी जो हैरानकुन बात है ओमान की वो ये है कि इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोशी होती है। हाँ, वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी की खूबसूरत बात, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, रेस्ट ऑल अ पुअर इंटरप्रिटेशन। खामोशी खुदा की जुबान है। कायनात की तमाम ये बंदे वहाँ कम है इसलिए खामोशी कम होने की वजह से या नहीं, वैसे लोग कहा जाता है कि वहाँ के कानून और एक कानून के अलावा एक अखलाक भी होता है कि उस तहजीब में शामिल है कि वहाँ पर खामोशी बहुत ज्यादा होती है। ओमान से चंद बंदे अगर लाहौर आ जाएंगे तो क्या बनेगा? अब बिल्कुल, या कराची आएंगे तो क्या बनेगा? बस वो बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। भी आ जाएंगे तो क्या बनेगा? हमारे तो अमूमन लोग 2 स्ट्रीट्स दूर अगर मोबाइल पे बात करें, हम कहते हैं आमने सामने हो जाए तब भी आवाज डायरेक्ट आवाज जा रही है। तो ये बहुत हैरानकुन बात है। दूसरा, अगर आपने जैसे आबादी का बता दी, आबादी देखी जाए तो बहुत कम है, लेकिन इस आबादी के साथ भी इतनी बड़ी मईशत उनके पास इसलिए है कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल तकरीबन उनके पास है। बड़े तरीन ऑयल एक्सपोर्टर्स में शामिल हैं। और जो शिप्स हैं, जो कश्तियाँ हैं, दुनिया की बेहतरीन कश्तियाँ बनाने वाले भी ओमान के लोग ही समझे जाते हैं। अगर आपने बेहतरीन कश्ती ख़रीदनी हो और आप अपनी ज़िंदगी में आफ्टर हैविंग अ गुड कार आप एक अच्छी कश्ती ख़रीदना चाहते हैं, तो आप अगर तो आपको जैसे मेड इन ओमान की तरफ जाना पड़ेगा एक बेहतरीन कश्ती खरीदने के लिए। और वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत, खानदगी बहुत ज़्यादा है। 91% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और उनकी पूरी आबादी। लेकिन फिर हमें ये बात सामने रखनी चाहिए कि 50 लाख में ये टारगेट अचीव करना आसान है। पाकिस्तान में वो लोग जो ख़ानदान नहीं है वो तकरीबन 90 लाख से ज़ायद हैं, और इससे भी ज़्यादा जाते रहें तो अगर हम 9 करोड़ तक भी जाएं, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं खानगी के लिए। बच्चों को शामिल करना है, बड़ों को शामिल करना है, सिर्फ प्रोफेशनल्स को शामिल करना है, तो ये नंबर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। उनकी आबादी से तो कंफर्टेबली ज़्यादा है जो सिर्फ ना खानदा है। लेकिन अगर हम उसमें अच्छी बात पाकिस्तान के हवाले से देखें तो वो ये है कि हमारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर दूसरी उनकी जो अच्छी बात यह है कि वहाँ पे क्राइम रेट हैरान कुन हद तक कम है। तो वही वजह है ना, इतने कम लोग हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, या शायद उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी हैं सबकी। ये बहुत अच्छी शोएब ने बात की, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है। देखें चोरी डकैती ये सब पैदा होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इतनी खूबसूरत बात है कि गुर्बत अगर मुझे इंसानी शक्ल में मिले तो मैं इसे मार दूँ। तो गुर्बत इंसान को बहुत ही हैरान कुन काम उससे करवा लेती है जिसका उसको यकीन भी नहीं होता। तो हमारे यहाँ शायद वो जो एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है उससे बहुत ज़्यादा तजब्ज़ब है, डकैतियाँ वगैरह। लेकिन अगेन ये कुछ वजूहात ज़रूर हो सकती है, लेकिन स्टिल क्राइम इज़ नॉट द सोल्यूशन। और इसका कोई भी वो नहीं है कि इसकी कोई दलील नहीं। लेकिन अमान के अगर आप जाकर उनसे पूछें कि आपके मुल्क में इतना अच्छे किस तरह लॉज हैं, आप उसको कैसे फॉलो करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो शरई कवानीन हैं उसकी सख्ती की वजह से कुछ ऐसी सज़ाएं हैं जिसके खौफ की वजह से लोग कभी भी चोरी डकैती इस तरह की चीज़ों की तरफ जो सोसाइटी की ज़ाहिरी तौर पे बुराइयां होती हैं, सख्त सज़ाएं हैं, उसकी वजह से वहाँ पर नहीं आते। इसके अलावा जिन लोगों को परिंदे देखने का शौक़ है, अमान उनके लिए एक जन्नत है। 3 तरह के परिंदे आते हैं अमान में, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। और बहुत बड़ी एक हॉबी है। यूरोप के परिंदे ओमान क्यों जाते हैं? वेदर चेंजेस के लिए। ओके, माइग्रेटरी बर्ड्स। जी, जो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। तो बहुत मशहूर जो अफसाना निगार है नाबोकोव, उनके बारे में भी हम नहीं जानते, उनको भी ये तितलियाँ बहुत पसंद थी। तो वो एक अफसाना निगार है जिनकी थ्योरी मशहूर होती है कि तितलियाँ हिजरत क्यों करती हैं, ये मौसमी तब्दीलियों की वजह से। जैसे तो आपको पता है कि जो परिंदे हैं ये मौसम की तब्दीली की वजह से उस इलाकों में जाते हैं, तो अमान जो है। इसके अलावा भी अमान बहुत अच्छा जो काम करता है कि अमान के घोड़े पूरी दुनिया में मशहूर हैं, बहुत ही अच्छी नस्ल के होते हैं। और जो हरे रंग के कछुए हैं जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशी हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त अमान जो है उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। और उसने अपने ही एक इलाके में जगह मुख्तस कर रखी है
जहाँ हर एक कछुओं को बचाने की तैयारी चल रही है। टर्टल्स ओनली, टर्टल्स ओनली, हाँ, मछलियों की बंदी है, मछली, हाँ। तो वो एक बहुत हैरानकुन बात है, यानी कि अगर हम देखें जानवर परिंदों के हिसाब से तो बहुत ही नेचर फ्रेंडली लोग कह लेते हैं, बिल्कुल नेचर फ्रेंडली इन्वायरमेंट है उनका, इकोसिस्टम को जिस तरह चल रहा है ओमान, दैट्स ब्यूटीफुल। उसके अलावा एक हैरानकुन बात यह है कि वहाँ पर एक बहुत ही एक आइलैंड है जहाँ पर कोई भी चला जाए तो वो पागल हो जाता है। वो आइलैंड इस्तेमाल हुआ था बरतानिया और बरे सगीर के दरमियान जब वर्ल्ड वॉर्स लगी हुई थी तो पैगाम भेजने के लिए, उसको टेलीग्राम आइलैंड भी कहा जाता है। ठीक है। और वो सिर्फ एक फुटबॉल फील्ड जितना जो है बड़ा है, यानी कि जितना एक फुटबॉल का ग्राउंड होता है वो उतना ही बड़ा है। तो वहाँ पर जब सिपाहियों को भेजा जाता था और सिपाही जब वहाँ जाते थे तो तकरीबन 30 से 35 दिनों बाद से ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाते थे। खामोशी, तन्हाई। अच्छा। और वहाँ पे हमें नीचे का वो कॉल याद रखना चाहिए कि तन्हा रहने के लिए आपका वहशी होना ज़रूरी है। तो वो सार्थर की बात कि भाई इंसान लोगों में ही पहचाना जाता है, लोगों में ही रहता है, बल्कि तन्हाई के लिए होना बहुत ज़रूरी है, वो इंसान को मैसर नहीं है। तो अगर इंसान के लिए खुद भी अपना अपना काफ़ी हो जाता है ना अक्सर, तो जब क्योंकि हम इस वक्त इतने ज़्यादा सोशल बीइंग्स बन चुके हैं ना, हमारा सब कुछ तो हमसे बाहर है, तो अगर हमें तन्हा रहना पड़े तो हम तो खुद रह ही नहीं सकते, हम अपने आप के लिए भी शायद बुरे हो जाएं। तो ये एक बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात है कि वो हद से ज़्यादा तन्हाई की वजह से वहाँ जितने सिपाही थे वो पागल हो जाते थे। अच्छा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग और हमारे पास आज अहम फैक्ट्स थे अम्मान के हवाले से। आपस में एक दूसरे से भी ज़्यादा बात करने का कल्चर नहीं है? बिल्कुल भी। अच्छा। वहाँ पे जगह ही इतनी थी कि सिर्फ एक ही वहाँ पर जा सकता था सिपाही, जो वहाँ पर जाके पैगाम रसानी करता था बरतानिया के लिए। नहीं, अभी की बात करिए। नहीं, अभी तो जाहिर बात है। देखिए कुछ चीज़ें हैं उन ममालिक में जब आप जाते हैं, जब आप ऑल द वे फ्रॉम यूएई टू ओमान या बाकी ममालिक तरफ जाते हैं तो इतनी डाइवर्स लोग हैं वहाँ पे। जैसे वर्क फोर्स ज़्यादातर पाकिस्तान, बांग्लादेश से गई हैं, एक और हमसाया मुल्क से गई हुई हैं, तो उसमें अब जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़ा बैरियर है। तो एक वो आपको हमेशा मिलता है कि आपको वो लोग ही नहीं मिल पाते जिनसे आप बात कर सकें। और खुसूसन अरब वालों में है कि वो अपनी ज़ुबान से बहुत जुड़े हुए हैं, वो अगर आप अरबी बोलेंगे तो बात करेंगे, तो वो अंग्रेजी को इतना अहम मीडियम नहीं समझते। तो यूरोप में वो कमी दूर हो जाती है। और ये बड़ा मसला है। तो देखिए अपनी ज़बानों को बचाया भी तो इसी तरह जाता है। ये ज़बान बचाना अपनी जगह, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है ज़बानें सीखी जाएं। थैंक यू सो मच खुर्रम भाई, साथ मौजूद थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ओमान, जो कि बहुत खूबसूरत, लोग बड़े प्यारे और जितना खूबसूरत कल्चर वहाँ का हम शेयर कर रहे थे। अब बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, स्टे विद अस। रमज़ान और हम में एक बार फिर खुशामदीद। नेकियां कमाने का ये महीना, इसमें सबसे बड़ी नेकी क्या है? किसी भूखे को खाना खिलाना। आज एक ऐसी खातून से आपको मिलवाएंगे जो खाना घर के नाम से नेकी गुज़श्ता 22 बरस से अंजाम दे रही हैं, यानी 22 बरस से नेकी कमा रही हैं। खाना घर कराची की खुदा की बस्ती में रोज़ाना सैकड़ों लोगों को खाना फराहम करता है और आज हमें वो ज्वाइन भी कर रही हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। 22 साल से आप गरीबों में मुफ्त खाना बांट रही हैं। खाना घर, ये आइडिया कैसे आया परवीन आपको? बस मैं माँ थी, जब मैंने ये सुना सरदारी टाउन में एक माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया है, वो भूखे थे और वो खाना नहीं खिला पा रही थी, तो वहीं से मुझे मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया कि मुझे जो है वो खाने को फौकियत देनी होगी, अपनी मोहब्बत को नहीं देनी होगी। इसलिए कि माँ की मोहब्बत तो सबसे बढ़कर है, लेकिन जब ये हादसा हुआ तो बस वही टर्निंग पॉइंट था जहाँ फिर मैंने खाना घर का क़याम किया। ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग शायद कोई ऐसी अगर सिचुएशन देख रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात वो मायूस भी हो जाते हैं, लेकिन फिर स्टेप लेना, अपने अंदर करेज पैदा करना, ये बहुत बड़ी बात है। खाना घर की अगर हम बात करें तो काम करने का अंदाज कैसा है वहाँ का? देखिए खाने घर में सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कम्युनिटी के अंदर है, लोगों के जो गरीब आबादियां हैं उसके अंदर खाना घर कायम है। दूसरा इसमें ये एक और जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि हमने 3 रुपए में खाना देना होता है कि 1 रोटी और 1 प्लेट सालन आप 3 रुपए में ले सकते हैं। बाजार में रोटी 25 रुपए की है, 20 रुपए की है, इस तरह की है। तो पैसे रखने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग मेहनत करें, कमा के लाएं और अपने बच्चों को हलाल कमाई से खुराक पहुंचाएं ताकि वो भी हरामी की तरफ ना जाए। तो यही एक बेहतरीन हल था कि एक ऐसी रकम रखी जाए जो देने में आसानी हो। लेकिन अफसोस कि कोरोना और फिर इस महंगाई के बाद लोगों के पास 3 रुपए भी देने को नहीं रहे। तो जाहिर है कि गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो इसको कैसे हम हल कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना घर अपना किरदार अदा कर रहा है और अपने गरीब बहन भाइयों को पैसे हो या ना हो,
भूखा नहीं सोने देगा। कोई बना रहे। अच्छा, चूंकि आपने कहा ना कि जो कम्युनिटीज है उनके अंदर ही है, तो कितनी ब्रांचेज हैं खाना घर की? ये हमारे 6 पिकअप पॉइंट्स हैं और 2 मेन खाना घर हैं, क्योंकि हम जहाँ हैं खुदा की बस्ती में, उसके अतराफ में बहुत सारी कच्ची आबादियां, गोट हैं, जहाँ इंतहाई कस्म पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं लोग। मजदूरी नहीं है उनके पास, वसाइल नहीं है, तो हम उसी सर्कल में अभी अपने आप को रखा हुआ है कि जो गरीब आबादियां हैं वहाँ हम खाना पहुँचाते हैं और खाना देते हैं। इसी तरह ये मेन 2 खाना घर है, वो सुबह से लेकर रात तक खुले रहता है। अच्छा, अगर हम इसमें तकरीबन बात करें कि कितने लोगों को खाना फराहम करते हैं खाना घर, रोज़ाना और माहाना दोनों के हिसाब से बताएं कि कितने लोगों को आप खाना मुहैया करती हैं? इस वक्त तो जो इतनी महंगाई हुई, इसमें 8000 से ज्यादा लोग खाना खा रहे हैं खाना घर रोजाना की बुनियाद पर। तो आप उसको जब कैलकुलेट करेंगी महीने पर, तो आपको एक बड़ा फिगर नजर आएगा कि हाँ, खाना घर अपने गरीब बहन भाइयों के लिए खाना फराहमी में आसानियाँ पैदा कर रहा है। जस्ट, और जब खर्चे की हम बात करते हैं, चूँकि ज़रा आपने बताया कि पिकअप पॉइंट्स भी हैं, 2 मेन आपके सेटअप्स भी हैं, माहाना खर्च कितना है? कभी कैलकुलेट किया आपने खाना घर का 1 महीने में खर्च कितना होता है? हमारा देखिए 20 बोरियां तो हमारी रोजाना की 50 किलो की चाहिए। अच्छा। 6300 रुपए की अभी हमने 10 बोरी ली है आटे की, जो पहले 5000, फिर 4000, 5000, 5500 और अब 7000 की एक बोरी मिल रही है। तो उसके बाद हमारे पास मतलब कई किलो मन जो है ना दालें बनती हैं, तो ये तो हमारे पास लाखों का है। लेकिन इसमें आसानी ये हो जाती है कि बाद औकात लोग खाना घर को आटा फराहम कर देते हैं, दालें फराहम कर देते हैं, मसाले फराहम कर देते हैं, लेकिन जितनी तादाद में चाहिए उतनी नहीं। लेकिन जो हम कतरा कतरा जमा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसी को आगे लेके जाते हैं, ताकि ज्यादा बर्डन खाना घर पे ना पड़ सके, और कोशिश करते हैं कि जितने लोग आए उन सबको खाना दिए। बिल्कुल, ये एक कोशिश की ही बात है, एक स्टेप लेने की बात है जो कि आपने लिया है परवीन। आप और आपके साथ जितने भी लोग हैं जो जरिया बन रहे हैं लोगों को खाना खिलाने का, ताकि कोई भूखा ना सोए, तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी तो आप और वो तमाम लोग जी रहे हैं। अपना इर्द गिर्द का ख्याल रखें, तमाम लोग इस वक्त जो हमें देख भी रहे हैं, और मदद करें। अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है तो उसमें हिस्सा ज़रूर डालें। जिस तरह परवीन ने भी कहा कि कतरा कतरा करके समंदर बनता है, तो उसमें आप हिस्सा ज़रूर डालें, चाहे थोड़ा हो, लेकिन अपना हिस्सा, अपना किरदार ज़रूर उसके अंदर अदा करें, ताकि हकदार को हक मिल जाए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, रमज़ान और हमें खुश आमदीद। शुएब, आज कितने पकौड़े खाएंगे आप? मैं आपको पता पकौड़े नहीं खाता। आज आप पकौड़े नहीं खाते? मैं फ्राई आइटम खाता ही नहीं है। ये तो डाइट कॉन्शियस है कि वो तमाम लोग इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, आपके मसले का हल बिल्कुल हम नहीं निकालेंगे, यही कहेंगे कि पकौड़े नहीं खाने। ये हम क्या कहेंगे, डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि इससे जो रमज़ान में आपकी रूटीन है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि उनको एसिडिटी हो जाती है, स्टमक के मसाइल उनको शुरू हो जाते हैं। और बजाय इसके कि जो हम रमज़ान में बात करते हैं ना कि आप सही हो जाएंगे, आपका स्टमक ठीक हो जाएगा, आप फिट होना शुरू हो जाएंगे, सही तरीके से सैरी रफ्तारी करेंगे। Exactly. तो डॉक्टर नाशीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक। आप कैसे? आप दोनों डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट बन चुके हैं ना? आपकी वजह से। अच्छा देखें, जो पकौड़े खाते हैं और जो ज्यादा पकौड़े खाते हैं, क्या पकौड़े खाने से एसिडिटी होती है? ऑफ कोर्स होती है। क्यों होती है? देखो, आपने पूरा दिन, हमारे 16 घंटे का रोज़ा है, 16 घंटा आपका जो स्टमक है वो खाली है। उसके बाद आप सबसे पहले क्या खा रहे हैं? तली हुई चीज़ खा रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ मिर्चें डली हुई हैं, सारा कुछ है। अब तो वो चिकन के पकौड़े, मुर्गन पकौड़े भी आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। सो होता क्या है कि पेट खाली है, वो एसिडिटी, उसमें एसिड तो सिक्रीट हो रहा है ना ओवर, तो आप ऊपर से मिर्चों वाली चीज़ें खा रहे हैं और सारा, या बहुत मीठी चीज़ है, तो ये आपको एसिडिटी की तरफ लेके जाता है। स्पाइस है तो एसिडिटी बढ़ेगी, मीठा है तो एसिडिटी बढ़ेगी, और तली हुई चीज़ है तो एसिडिटी बढ़ेगी। रह के गए पानी से शुरू करो। अच्छा। हाँ, पानी से शुरू करो, चपाती से रोजा करो, मत बहुत ज्यादा बेक चीज से ले लो, मतलब इतनी फ्रूट चाट से रोजा खोलो। अब देखो, डोंट स्टार्ट। एक चीज इस वक्त जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, बाज़ औक़ात पता नहीं चल रहा होता, स्टमक पे पेन है या ऐसी कैफियत है, तो पता नहीं चल रहा होता कि आखिर ये मसला क्या है। एसिडिटी को आप किस तरह से डिफाइन करेंगी? क्या होती है तेजाबियत? एसिडिटी की 3-4 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये होती है कि जब खाना खाने के बाद आपको फील हो कि यहाँ पे कोई भारीपन है, आपको लगे देयर समथिंग जो कि नीचे भी नहीं, आप
निगलते हैं पर वो नीचे नहीं जाता। तो कहते हैं जी खाना यहाँ रुक गया है। यस दैट्स, और वो एक बॉल वाली फीलिंग आती है आपको कि यहाँ पे कोई बॉल फंसी हुई है, ठीक है, हल्की सी। एक एसिडिटी ये साइन है, आपको एकदम से रिगर्ज होता है, यानी कि आपको खट्टा पानी मुंह में आता है, दैट इज एसिडिटी। आप खाना खाने के बाद आपको बर्निंग फीलिंग होती है, ठीक है, आपको लगता है कि इट्स नॉट प्रॉपर्ली, आपको ना एक यहाँ जलन होती है जिसे हार्ट बर्न कहते हैं, जिसको हार्ट बर्न कहते हैं, ठीक है, और वो आपके एसोफेगस यानी कि यहाँ से लेके पेट तक आपको एक जनरल फीलिंग रहती है, इसको एसिडिटी कहते हैं। ये 3-4 फॉर्म है एसिडिटी की जिसमें खाना प्रॉपर्ली हजम नहीं हो रहा, और ये मैंने जो सबसे बेसिक आपको बताई है वो ये गले में बॉल वाली फीलिंग आना कि कुछ चीजें समथिंग इनसाइड, आप बार बार थूक निकल रहे हैं बट वो क्लियर नहीं है। एग्जैक्ट। क्या इसकी रीजन इस खाने के अलावा एक ये भी है कि जैसे खाया फिर लेट गए? एब्सोल्युटली है, क्योंकि खाने में और आपके लेटने में 3 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। आपका एंजाइम प्रोडक्शन हो रही है, आप डाइजेशन कर रहे हैं, ये पूरा एक प्रोसेस है ना, कि अगर प्रोसेस का कोई एक स्टेप भी आप मिस कर देंगे तो डेफिनेटली आपको फिर उसकी रिपरकशंस देखने पड़ेंगे। सो आप खाते के साथ या बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड मत लेटें या लेट ना जाएं, थोड़ा एक्टिव रहना, थोड़ा वॉक करें, वॉक करने के बाद आप लेटें। एब्सोल्युटली। एसिडिटी का ताल्लुक सहरी से ज़्यादा है या कि अफ्तारी से? एसिडिटी दोनों चीज़ों में हो सकती है। सहरी पे क्यों हो सकती है? क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, ठीक है, आप बीच में उठते हैं, आप सोचो ना विदाउट सहरी अगर मैं आपको बीच इन द मिडल ऑफ द नाइट उठाऊं कहूं कुछ खा लो तो यू वोंट बी एबल टू ईट, राइट। अभी हम अपनी बॉडी को उस तरीके से प्रिपेयर कर रहे होते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, देन वी थिंक अबाउट द होल डे, हम पराठे और तली हुई चीज़ें और खाना और सालन, ये चीज़ें अगर हम उसमें दही वगैरह का इस्तेमाल रखें ना तो वो एसिडिटी को कंट्रोल कर सकता है। दही का इस्तेमाल सहरी में भी अफ्तारी में भी है। और तली हुई चीज़ों से एकदम से रोज़ा मत खोलें, जैसे मैंने बताया, पानी से, दूध से, एल्कलाइन चीज़ें, हल्का सा चाट है जिसमें बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें ना, ये आपकी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकती हैं। सही, अगर कंट्रोल ना करें और इसी तरह से वो तमाम लोग इस वक्त जो देख रहे हैं जो पकोड़े नहीं छोड़ सकते, नहीं मैं कहा मैं पकोड़े नहीं खाती, कोई इतने ज़्यादा शौक से नहीं खा रहे, वो तमाम लोग जो कि पकोड़े भी नहीं छोड़ रहे, वो कहते हैं हमने इसी तरह से पराठे भी खाने हैं, ऑयली चीज़ें भी खानी है, चटपटा भी खाना है, मीठा भी खाना है, और अगर वो उसको कंट्रोल नहीं करे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंस, सबसे पहली तो ये है कि जब आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो आप सारा वक्त अनकंफर्टेबल रहोगे, ठीक है, बड़ा इजी वर्ड है इंडाइजेशन, बट आई हैव सीन पेशेंट्स जिनको इंडाइजेशन रहती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम्स मिजरेबल, जीरो। आपको खाना हजम नहीं हो रहा, शोएब आप सोचें, आप कॉन्स्टेंटली आपको फील है कि देयर इज समथिंग इन योर, आपकी फूड पाइपलाइन में कुछ ना कुछ मूव कर रहा है, दैट्स अ हॉरिबल फीलिंग। ये टेम्परेरी होती है? अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके रिसेप्टर्स अगर कॉन्स्टेंटली आप एसिड को प्रोड्यूस आप कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल है, ये मेरा जख्म है, ठीक है, और इसको मैं कॉन्स्टेंटली स्कैब इसका उतारे जा रही हूँ तो ये खराब हो जाएगा ना। तो पेट में एसिडिटी, कॉन्स्टेंट एसिडिटी आपकी वॉल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देती हो सकता है। यस, हो सकता है। और लॉन्ग टर्म क्या है अल्सर के अलावा? अल्सर के अलावा ये है कि बहुत सारी चीज़ों में देखने आए को मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स हो जाते हैं, यानी कि आपको दूध हजम नहीं होना शुरू हो जाता, आपको आटा नहीं हजम होता, हल्की सी मिर्च वाली गज़ा, कोई हल्की सी खट्टी गज़ा, ये सारी चीज़ें, तो आप क्या करते हैं, करते आपकी उबले हुए खानों की तरफ आप इवेंचुअली पहुंच जाते हैं। पहले कंट्रोल करें। यस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। उन्होंने शुरू में सारे पकोड़े खाने हैं। सबीन इस वक्त बस जिद है कि पकोड़े खाने हैं। वो कहते किसी तरह से बस आप कह दें कि पकोड़े खा लो। अब थोड़ा अच्छा चलें, आप ये मैं ये नहीं कहती ना खाएं, आप खाएं, लेकिन आप इत्तेदाल में खाएं, आप उसके साथ बैलेंस रखें, आपकी डाइट में कोई दही, लस्सी। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है, पकोड़े अगर इतने ही बदनाम थे तो इजाद क्यों हुए थे? सिर्फ हमारे ही हुए, देख लो। हम हर वो चीज़ इजाद कर सकते हैं, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। अच्छा, इफ्तारी में खाएं क्या, ये बता दें यार। खाने मैं मना नहीं, और हाँ, फ्रूट चाट से शुरू करें, दही, अगर आप फुल्की, यार आजकल तो आपके पास एयर फ्रायर्स आ गए जिसमें आप बेक कर सकते हैं उनको और आराम से आप उसमें कर सकते हैं। सब नहीं खरीद सकते। नहीं, मैंने आपको कहा बेक, आपको मैं बताऊं, पतीली में पानी रखें, ऊपर जाली रखें। मैं सबसे ज्यादा सस्ता नुस्खा आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैं तो मासेस को डील करती हूँ, ठीक है। हाँ, बहुत प्यारी बात है। और उसके बाद आपने उसमें बनाया, उस तरह कर सकते हैं, दही आपकी डाइट में शामिल हो जाएगा। आपने 2-3 पकौड़े जरूर लें, आपके अगर रोल्स हैं उनको भी आप हल्की जो है ना, आप क्योंकि उसमें पकी हुई चीजें डली होती है, ठीक है, ऊपर एक पतली सी लेयर है मैदे की, आप उसको फ्राइंग पैन में 1 चम्मच तेल में करें, ट्रस्ट मी वो हो जाता है, ठीक है। नहीं, वो डीप फ्राई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपके जो चीजें हैं आपकी स्प्रिंग रोल में, वो पकी हुई सब्जियां, पका हुआ गोश्त डला हुआ होता है। डीप फ्राई से मसला होता है। डीप फ्राई से मसला होता है क्योंकि सारा ऑयल अब्सॉर्ब। अगर पकौड़े एयर फ्रायर में हो तो लोग बनाते हैं। अब तो सभी मुझे कहेंगे सब अफोर्ड नहीं कर सकते, उसका थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन 12 लोग बनाते हैं। यस, बनाते हैं लोग, इवन चिप्स भी बनाते हैं, और टेस्ट इतना नहीं चेंज होता, पकौड़ों का चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें, लेकिन आपके और अच्छे ऑप्शंस भी हैं, सालन, रोटी, चावल, फ्रूट चाट,
दूध, दही बड़े मैंने आपको बताया, दही बड़े आप ले सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो ये चीज़ें हैं जिससे आप अपने आप सिम्टम्स कंट्रोल करने हैं तो दवा तो करनी पड़ेगी। एक रूटीन में आपने पकौड़े खाए या तली हुई चीज़ खाई, उसका एक अलग इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर है, और एक 15 घंटे के वक्फे के बाद जब खाए तो उसका एक अलग इम्पैक्ट। एब्सोल्युटली अचानक से आप, और देखिए आपका सिस्टम एकदम से डल हुआ होता है, देन यू स्टार्ट स्टफिंग योरसेल्फ, और उस पे इतना मशीन है ना, पेट भी कहते हैं मैंने साल लैन दिया। हाँ एग्जैक्टली और वो भी कहते हैं ना अपना पेट समझ के खाओ, दोबारा भी खाना है तो इसलिए कहते हैं वैसे सोतेलो वाला, हम सिर्फ कहते हैं अपने पकौड़े समझ के खाओ, हम उस पे अमल करें। तो ये सारी चीजें हैं। तेजाबियत कैन बिकम अ लाइव, मैं आपको बताया ना, जैसे आपने अल्सर का नाम लिया, इस तरह की बहुत सी चीजें, कांस्टेंट डायरिया आपको रह सकता है, आगे चल के IBS वगैरह आपको डेवलप हो सकता है। तो ये सारी चीजें जिसका आपने खास ख्याल रखना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो जो अफ्तारी करते ही चाय की तलब जिनको होती है, कैफीन की तलब जिनको होती है, जी बस खजूर से पानी से रोजा खोला, अब अगला घूंट चाय का ही जाएगा, 15 घंटे खाली पेट डायरेक्ट जा रही है गर्म चाय, क्या इम्पैक्ट है? अच्छा, इसका क्या है, देखो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। कुछ लोगों को तो बिकम नॉन फंक्शनल, तो ऐसे कि ठीक है चाय लें, साथ में कोई बिस्किट या ब्रेड या रोटी या कोई ऐसी चीज़ जो उसको डाइल्यूट थोड़ा सा कर ले ना, डायरेक्टली आप एकदम से गर्म, तो वो इम्पैक्ट जरा सा कंट्रोल हो जाता है। तो चाय आप ले सकते हैं, आप लें। इसी तरह मैंने आपसे कहा चाय के साथ कुछ कोई चीज़ आप ले लें तो वो उसको न्यूट्रल कर देगा। पकौड़े खा लें चाय के साथ। ये बात बहुत गौर से आपने सुनी होगी, आई एम श्योर ये इसी को फॉलो आपने करना है। वो ये नहीं कह रहे कि सेनुड पकौड़े खाएं, लेकिन उतने खाएं, पकौड़ास खाएं, लेकिन अच्छा फ्रिटर्स खाएं जी, लेकिन थोड़े थोड़े खाएं ना, ज्यादा नहीं खाने। और जिस दिन पकौड़े खा लिए उस दिन रोल ना खाएं, समोसा ना खाएं। यानी ये ना हो ना कि आपने आज पकौड़े भी खाने हैं, समोसे भी खाने हैं, रोल भी खाने हैं, कचौरी भी खानी है, सब कुछ एक दिन में आपने नहीं खाना, थोड़ा 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 करके, क्योंकि आप नेक्स्ट डे नहीं खा सकेंगे ना। अगर आपने एक दिन तक कुछ खा लिया तो नेक्स्ट डे यू वोंट बी फीलिंग वेल। ओके, 2 डॉक्टर्स आज मैं देखूंगी कि इफ्तारी में ये दोनों पकौड़ों को हाथ भी ना लगे, वैसे भी नहीं खा। ब्रेक से वापस आई रही है हमारे साथ। थैंक यू जी, थैंक यू। रमज़ान और हम में एक बार फिर खुशामदीद। कल हमने एक वाक़या रज़ा ज़िया साहब से सुना था, हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके दरमियान जो मुलाकात हुई, इस तरह खज़र ने कहा कि सवाल नहीं करना, लेकिन जो वाक़यात होते गए और हज़रत मूसा सवाल करते गए, बाद में जिस तरह उन्होंने फिर जवाब दिया, बच्चे को मारने की वजह क्या थी, कश्ती में वो जो भट्टा एक तोड़ा गया वो क्यों तोड़ा गया, दीवार क्यों बनाई गई, वो सारे वाक़े से क्या सीख सकते हैं, क्या उसकी वजह थी, वो उन्होंने एक्सप्लेन की थी। रज़ा ज़िया साहब साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ज़िया साहब, कल हमने वाक़े की बात की थी, आपने पूरा वाक़या सुनाया था, लेकिन उससे हमने क्या सीखा और अभी हम अपनी ज़िंदगी में कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस बारे में बताएं। बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब आप इस वाक़े की वजाहत बयान कर रहे थे तो आपने कहा कि काश के मूसा अलैहिस्सलाम उस टाइम पे थोड़ा सा और सब्र कर लेते तो हमें आज बहुत सारी और बातें पता चल जाती हैं कि अल्लाह ताला की हिकमतें जो है वो कैसी होती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में। तो इससे पता ही चलता है कि देखिए हमारी लाइफ में ना कभी कभार कोई ऐसा वाक़या होता है जो हमें समझ में वाकई में नहीं आता। यानी हम आप समझें कि मूसा अलैहिस्सलाम के पर्सपेक्टिव से हर चीज़ को देख रहे हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी भी लग रही है, कोई चीज़ बुरी भी लग रही है, लेकिन उसके पीछे असल हकीकत क्या है वो तो अल्लाह ही जानता है। बिकॉज अल्लाह को ना पूरी पिक्चर नज़र आ रही होती है, हमें उस पूरी पिक्चर में से एक छोटा सा पिक्सल नज़र आ रहा होता है। तो उस पिक्सल की बेस पे हम कहते हैं मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन असल में जो चीज़ होती है ना वो बड़ी हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी बात सामने आए कि आपको नहीं जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से बात समझाता हूँ। इमेजिन करें कि एक छोटा सा बच्चा है ना, वो एक हीटर को हाथ लगाना चाह रहा है। अब वो बार बार हाथ बढ़ाता है, 2 साल का बच्चा है। अब उसकी माँ उसको रोकती है, बेटा नहीं करो नहीं करो नहीं करो। अब कुछ देर के बाद बच्चा जब बिल्कुल हीटर को टच करने वाला होता है तो वो जोर से उसके हाथ पे थप्पड़ मारती है कि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया नहीं करो इसको। अब बच्चा जो है ना वो छोटा सा है, 2 साल का है, वो सिर्फ उस इवेंट को देख रहा है कि मुझे हाथ पे थप्पड़ पड़ा, मुझे अजियत हुई, मुझे डिफ़िकल्टी हुई, मुझे एक प्रॉब्लम में डाला गया। और जब उसकी कोई बड़ी बहन या बड़ा भाई पूछता है कि भाई बेटा आप तुम साइड पे आ जाओ, तो कहता है कि मामा गंदी है, मामा अच्छी नहीं है। तो वो ना मामा के इस फैसले को नहीं समझ पाया, क्योंकि उसकी अकल जाहिर बात है छोटी है, मामा की अकल ज़्यादा है। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको बताऊं, अगर आप इस मामले को ज़रा इन्वेस्टिगेट करें और आप देखें कि ये मामा की मोहब्बत थी या मामा की नफरत थी उस बच्चे के लिए, मोहब्बत थी, तो यकीनन उसकी मोहब्बत थी। बिल्कुल इसी तरह से कभी कभार ना अल्लाह ताला कभी हमें हमारी किसी चाहत से रोक देता है। कोई चीज़ जो हम चाहते होते हैं, आपने वो जॉब हासिल करना चाहिए, आपको वो जॉब नहीं मिली। आप कहीं पे एडमिशन लेना चाह रहे थे किसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे दाखिला नहीं हुआ। आप कहीं पे रिश्ता करना चाह रहे थे, वहाँ पे रिश्ता नहीं हुआ, कहते ना उनका इस्तिखारा ठीक नहीं आया या कोई और मसला मसाइल हो गए वहाँ पे। तो आप उस बात को ना अपने दिल पे लेके बैठ जाते हैं कि भाई ये तो मेरे साथ तो बहुत बड़ी जाती होगी, लेकिन आपको क्या मालूम था कि वो जो आपके साथ हुआ है वो आपकी बेहतरी के लिए है। तो अगर आपको फुल, यानी हम नाउज़ुबिल्लाह कोई यानी खुदाई का दावा तो नहीं कर रहे ना कि हमें सारा इन्फॉर्मेशन है। अल्लाह ताला अल अलीम भी है,
अल हकीम भी है, यानी अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा अलीम है, यानी नॉलेजेबल अल्लाह ताला है, और हकीम ये कि सबसे ज़्यादा वाइज फैसले अल्लाह के होते हैं, सबसे हिकमत पर मबनी फैसले अल्लाह के होते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में, यानी इस वाक़े से जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ एक लाइफ लेसन हम सीख रहे हैं वो ये है कि समटाइम्स थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ विच यू विल नॉट अंडरस्टैंड। कुछ चीज़ें होंगी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन खुदारा उस टाइम पे अल्लाह पर तवक्कल करो, अल्लाह पर भरोसा करो, जो भी फैसला अल्लाह ताला करेंगे वो बेहतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अल्लाह ताला अल-वदूद है, हमारी माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो अल्लाह क्यों हमारे साथ बुरा करना चाहेगा? थोड़ा सा आप सब्र कर लें, बहुत सारी चीज़ें आप पे आराम हो जाएंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर इस वाक़ये से आगे क्या सीखा? देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम का तो वहाँ से रास्ता अलग हो गया ना, लेकिन उनको भी एक चीज़ समझ में आ गई कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम का जो रोल था वो ये था कि वो एक स्पेशल ड्यूटी के ऊपर तैनात थे। उनका काम दावत व तबलीग नहीं था, दावत व तबलीग मूसा अलैहिस्सलाम का काम था। इनका काम था अल्लाह के बिहाफ पे, जैसे अल्लाह के फरिश्ते होते हैं, इम्प्लीमेंट करना, अल्लाह के कुछ ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए, मौत का भी फरिश्ता होता है ना, वो आके रूह कब्ज कर लेता है। इसी तरह से रूह फूंकने वाला फरिश्ता भी होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो रूह फूंकने के लिए आता है। फिर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें लाने वाले भी फरिश्ते होते हैं, जैसा कि अभी रमज़ान के महीने में भी आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र की रात आएगी, तो उसमें आता है तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। वो अल्लाह के अमर को लेकर आते हैं, अल्लाह के फैसलों को लेकर आते हैं, घरों में रहमतें बरकतें लेकर आते हैं। तो इसलिए हमें कहा गया कि आप उस टाइम पे इबादत की हालत में पाए जाएं। तो इसमें जो असल जो है ना बात वो ये है कि अल्लाह ताला के फैसलों के ऊपर यानी नाउमीद ना होना, बल्कि पुरुमीद होना, और ये सोचना कि बल्कि सहाबा ये कहा करते थे कि जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और हमारी दुआ कबूल होती है बड़ी खुशी होती है, और कहते हैं जब दुआ कबूल नहीं होती तो ज़्यादा खुशी होती है। इसलिए क्योंकि पहले जो हमने मांगा था वो हमारी मर्जी थी, और अब जो होगा वो अल्लाह की मर्जी होगा। अल्लाह की मर्जी हमारी मर्जी से हमेशा बेहतर। बेशक ऐसे ही है। तो ये चीज़ जब आपको समझ में आ जाए ना, तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती कि यार आप कहते हो कि बस अल्लाह की बेहतरी होगी। नहीं नहीं, इसको फील करना है, इसको मानना है, इसको फील करेंगे तो फिर आप ना, फिर आपकी ज़िंदगी में टेंशन कोई नहीं है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में एक जगह पर कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि यकीनन जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के प्यारे होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, उन पे ना तो खौफ आता है और ना उनको गम होता है। अच्छा, खौफ हमेशा फ्यूचर की चीज़ का होता है। मिसाल के तौर पे आपने कहा मुझे कोरोना वायरस हो जाएगा, मुझे जॉब मेरी नहीं मिलेगी, मैं फ़लाँ जगह में फेल हो जाऊँगा, यानी ये खौफ हमेशा फ्यूचर का होता है, और गम हमेशा माजी का होता है, पास्ट का होता है। तो ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि उनमें ये दो खुसूसियात हैं कि ना तो वो फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, यानी उसके बारे में डर नहीं रहे कि जो होगा अल्लाह की मर्ज़ी से होगा ना, मैंने तो मेहनत करनी है, हरकत में बरकत है, मैंने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, एफर्ट करना है, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं होता सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी कोई खैर है। और पास्ट के बारे में गम नहीं करते। क्यों गम नहीं करते? क्योंकि अल्लाह ताला आपके माजी के हिसाब से आपको अकाउंटेबल नहीं ठहराता। अगर आपने गलती की, आपने तौबा की, आपने माफ़ी मांगी, मुस्तकबिल डिफाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो योर मतलब मैं आपको ये कहूँगा कि योर पास्ट डज नॉट डिफाइन यू। आपकी जो कोई गुनाह की ज़िंदगी गुजारी है आपने या कुछ ऐसा रहा है, वो आपको डिफाइन नहीं करता। जो आपको डिफाइन करता है वो आपका आज है। आज आप कैसे डील करोगे, आज आप कैसे मूव फॉरवर्ड करोगे, तो ये चीज़ें आपको डिफाइन करेगी। तो इसके ऊपर अगर आप फोकस रखें ना, तो मैं बताऊँ दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ। क्या हमने अंबिया कराम की ज़िंदगी से यही सीखा कि लेट्स लिव फॉर टुडे, मुस्तकबिल की तैयारी नहीं करनी, उसके लिए नहीं परेशान होना, नहीं सोचना, नहीं ज़ख़ीरा करना, नहीं इकट्ठा करना। आप ये करें कि फ्यूचर के बारे में ये गम तो होता था कि अल्लाह का दीन फैल जाए, ये बात लोगों तक पहुंच जाए, यानी ये उनके अंदर दर्द होता था। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या आप देख लें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का देख लें, मूसा अलैहिस्सलाम का देख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देख लें, वो अपने कौम के बारे में ना परेशान रहते थे, लेकिन हर मामले में ना अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी होते थे। अब औलाद आई चली गई, यानी कहते थे क़दर अल्लाह व मा शा फ़अल, जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ। अब आपको छोटी सी मिसाल देखें कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या जो पूरा है वो इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तो वो भी कवर करेंगे। लेकिन उसमें देखें कि उसमें क्या स्टोरी मिलती है कि उनके 10 बेटे टेक्निकली आप कह लें कि वो नाफरमान है, बाप की बात नहीं मान, या उनको उस पर उनको दुख भी था, लेकिन अल्लाह पे कभी उम्मीद नहीं हारी, कभी भरोसा नहीं हारा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बिल्कुल नाउमीद होकर बैठ गए। तो हमारा दीन जो है ना हमें होप देता है। और मैं बताऊँ आजकल की इस दुनिया में, आजकल के इस दौर में, मुझसे आज ही कोई पूछ रहा था कि भाई ये हालात बड़े ख़राब जा रहे हैं, महंगाई का दौर है, ये है वो है, पता नहीं पाकिस्तान के हालात क्या हैं। मैं कहता हूँ यार नाउमीद नहीं होना आपने।
अल्लाह ताला साथ है ना, जब अल्लाह है तो फिर टेंशन नहीं लो, अल्लाह है तो टेंशन नहीं लो। अब फिर आप पता क्या होता है, जब आपकी ये कैफियत होती है ना, फिर आप अल्लाह ताला को ये नहीं बताते कि अल्लाह मेरी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हो मेरा अल्लाह कितना बड़ा है। फिर आप देखें लाइफ की आपकी डायनामिक्स कैसे चेंज होते हैं। क्या बात है, ये भरोसा है ना, बिल्कुल तवक्कुल है। इस पर मैं समझता हूँ कि हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और ये चीज़ें अगर हम लोग अपने घरों में भी ये कहानियाँ सुनाएं अपने बच्चों को ना, और उनको बताएं कि देखें ये वो चीज़ें जो शायद किसी किताब में आपको उस तरह नहीं मिलेंगी, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, करिकुलम का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमें ये चाहिए कि ख़ासतौर पर छोटे जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारे छोटे बहन भाई हैं उन तक ये बात, क्योंकि समटाइम्स आपकी इस डिफ़िकल्ट मोमेंट्स पे ना हमारा बड़ा टनल विजन हो जाता है, हमें सिवाय उस डार्कनेस के कुछ और नज़र नहीं आ रहा होता। तो आपको चाहिए कि उस टनल से ज़रा बाहर निकल के देखें कि और भी बड़े यहाँ पे खूबसूरतियाँ हैं, बड़ी चीज़ें हैं। तो हमारा दीन जो है ना, हमें हमेशा फोकस रखता है इस बात पर कि जो भी कोई मुसीबत आपकी लाइफ में आई है उसमें से कोई ना कोई खैर का मामला ज़रूर होगा। मैंने कल आपसे ये बात शेयर की थी कि मुझे बचपन बल्कि परसों की बात है कि मुझे हकलाने का प्रॉब्लम था ना, और मैं आपको बताऊँ उस टाइम पर ना मैं थोड़ा सा अल्लाह ताला से नाराज़ भी था, यानी उस टाइम पर मैं कोई इतना दीनी भी नहीं था, लेकिन मुझे ये लगता था कि अल्लाह मतलब मेरा क्या कसूर था कि मुझे ये स्पीच का प्रॉब्लम है या इसमें कोई ऐसी बात है। तो 10 ईयर्स गुजर गए, ओ लेवल्स में आ गया, उसके बाद कहीं जाके स्पीच बेहतर होना शुरू हुई। तो मैं आपको बताऊं कि नाउ दैट आई लुक बैक एट इट, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ठीक हुआ। उसकी वजह ये कि जिस फील्ड में, जिस लाइन ऑफ वर्क में हम हैं, हमें यकीनन बहुत से लोग होते हैं अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आपका काम बहुत अच्छा था, मेरी लाइफ चेंज हो गई, मुझे ऐसा हो गया ऐसा हो गया, लेकिन यू ऑल्सो गेट फेयर शेयर ऑफ हेटर्स एज वेल। लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई जिनको खास नफरत होती है कोई। तो मैं समझता हूँ कि वो ना 10 साल अल्लाह ताला ने ना मेरी चमड़ी सख्त कर दी है, यानी वो 10 साल आप यकीन करें दैट हैज़ मेड मी हु आई एम। अगर वो 10 साल आप मेरी लाइफ से माइनस कर देना तो फिर ये राजा जावला का आपके सामने नहीं होगा, मजबूती ना होती, वो मजबूती नहीं होगा, वो कैरेक्टर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना सब्र, तहम्मुल, यानी बर्दाश्त, ये बहुत बड़े कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, और ये आजमाइशें होती हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अगर आप उस फेज से गुजरे ही नहीं है तो आप कैसे पता कि आपने डील कैसे करना है, आपकी पर्सनालिटी में चेंज कैसे आएगा। जैसे वो कहते हैं ना, व्हाटएवर डजंट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो समटाइम्स ये जो लाइफ की मुश्किलात है ना, ये आपके सबसे बेस्ट क्वालिटीज़ को सामने लेके आती हैं, एंड देयर वुड हैव बीन नो वे कि मैं ये पता कर सकता कि आप में ये क्वालिटी है। देखें, जब तक आपको एक फियर की सिचुएशन में नहीं डाला जाएगा, आपको नहीं पता कैसे पता कि आप बहादुर हो के नहीं हो। आपकी करेज कहाँ सामने आएगी? करेज वैसे तो बैठे बैठे तो नहीं आ जाएगी ना, करेज कहाँ आएगी? जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। सब्र आपका तब आएगा जब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे सब्र की रिक्वायरमेंट है, आप सब्र करके दिखाएंगे। और वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर एक फैमिली में किसी की डेथ होगी, अब जाहिर बात है ये एक ट्रैजिक इवेंट होता है, अब वहाँ पे एक मिस्कीन सा लड़का है मिसाल के तौर पे, वो किसी ने कभी उसके बारे में खास सोचा भी नहीं, लेकिन सारी फैमिली उस टाइम पे कोलैप्स हुई है, और एक वो बच्चा जो है वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है नहीं, वो अपनी मामा को भी सपोर्ट कर रहा है, वो अपने भाई को भी सपोर्ट कर रहा है, वो सबको सपोर्ट कर रहा है। उससे ज्यादा दुख झेले हैं उसने, बिल्कुल उससे ज्यादा मुश्किल वक्त देखा है उसने। मुश्किल वक्त देखना बहुत जरूरी है, दैट मेक्स यू स्ट्रांग है। बहुत प्यारी बात आपने की। तो कभी कभार मैं आपको बताऊं कि ऐसा होता है कि सम ऑफ, बल्कि आई विल से दिस, कि कोई लाइफ के सबसे जो बेहतरीन लेसन है ना, वो आप किसी किताब से नहीं पढ़ेंगे, वो आपको एक्सपीरियंस सिखाएगा। सो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं इनको चेरिश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई ट्रेजेडी होगी तो उसको सेलिब्रेट किया जाए, नहीं, ट्रेजेडी ही होती है, अफसोस ही होता है, लेकिन कभी भी वो अफसोस का लेवल आपको डिप्रेशन पे ना ले जाए, मायूसी पे ना ले जाए, जहाँ पे आप होप लूज कर दें, यू लूज ऑल होप इन लाइफ। तो हमें पता चलता है कि जिस तरह से हमने ये सारे वाकयात देखे, हर वाक़े के पीछे एक हिकमत है, और वो जब आप वाकया सुन रहे होते हो तो उस टाइम पे आपको समझ नहीं आ रहा था कि भाई फट्टा तोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई, बच्चा कत्ल करने की क्या जरूरत पड़ गई, मतलब व्हाट कुड पॉसिबली बी। यानी हम अपनी अकल के पैरामीटर्स में सोच रहे होते हैं, हालांकि अल्लाह ताला का जो विजन है वो तो बहुत ब्रॉड है, अल्लाह को तो सारा पता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो इसीलिए अब आप सोचें कि अल्लाह ताला को तो ये भी पता है कि आपकी लाइफ में क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा, और क्या होता अगर आप ये ऑप्शन लेते और क्या होता अगर वो ऑप्शन लेते। एग्जैक्टली। अल्लाह को वो सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज है ना वो सारी पता है। तो उसकी रजा में खुश होने में ही हमारी भी मसलहत है ना, ये चीज भी तो देखनी बहुत। तो अगर आप उसमें अपने आप को इस बात पे राजी कर लेना तो सबसे पहला फायदा आप ही को होगा, बेशक आप पुरसुकून हो जाएंगे, रब की रजा में राजी। वरना ये कि आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डू गिव अस द फीडबैक अबाउट दिस ट्रांसमिशन। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए उन मौज़ूआत से मुताल्लिक़ जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, ज्यादा बात करना चाहते हैं। कौन सा सेगमेंट आपका फेवरेट जरूर बताएगा। कल मुलाकात करेंगे, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।